नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 1। सोए हुए ड्रैगन की वापसी। चिलचिलाती गर्मी का सूरज रिवर सिटी के हाई स्पीड रेलवे स्टेशन पर पड़ रहा था। भीड़ के बीच से एक दुबला पतला युवक निकला, टी-शर्ट, टोपी और कंधे पर एक स्लिंग बैग। पहली नज़र में वह कुछ खास नहीं लगा। उसके हाथ में एक पहचान पत्र था, अर्जुन। 5 साल हो गए हैं, वह बुदबुदाया। स्टेशन से बाहर निकलते ही रिवर सिटी की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत नजर आई। अर्जुन रुक गया, उसकी नज़र बाज की तरह तेज हो गई। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। रिवर सिटी, मैं आखिरकार वापस आ गया हूँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। 5 साल पहले क्लाउड लेक मैनर में भोज के दौरान मल्होत्रा परिवार का सफाया हो गया था। मैं अकेला बचा था। अगर मेरी माँ ने अपनी आखिरी ताकत से मुझे यमुना झील में नहीं धकेला होता तो मल्होत्रा परिवार बिना किसी निशान के गायब हो गया होता। उसकी मुट्ठियां भींच लीं और उसके शरीर से एक भयावह आभा फूट पड़ी, जो अदृश्य तो थी लेकिन दम घोंटने वाली थी। राहगीर सहज रूप से पीछे हट गए, सांस लेने के लिए हौंफने लगे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे मौत उनके पास से गुजर गई हो। झेंग जिंगमिंग, मास्टर लॉन्ग और हर काय जो मेरे माता पिता की हत्या के समय एक तरफ खड़ा था। तुम्हें लगता है कि मैं मर चुका हूँ। तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं बच गया हूँ। शायद मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हारे विश्वासघात के बिना मैं अपने गुरु से नहीं मिल पाता। मैं स्वर्ग को हिला देने वाली तकनीकें नहीं सीख पाता। और अब मैं वापस आ गया हूँ। इस बार मैं तुम में से हर एक से 10 गुना, 1000 गुना कीमत वसूलूंगा। अर्जुन का गुस्सा कम हुआ। उसने अपनी मुट्ठियां ढीली की और एक टैक्सी को रोका और शहर के केंद्र की ओर चल पड़ा। यदि वह एक क्षण और रुक जाता तो शायद कोई उसकी हत्या की मंशा के दबाव से बच नहीं पाता। जैसे जैसे टैक्सी शहर की सड़कों पर घूम रही थी, यादें ज्वार की तरह उमड़ रही थीं। दर्द दम घोंटने वाला था। वह एक विशेषाधिकार प्राप्त परिवार में पैदा हुआ था। मल्होत्रा के रूप में भोजन, कपड़े और आराम की कभी कमी नहीं थी। लोग उसे बेकार कहते थे, लेकिन वह अपने प्यारे माता पिता के साथ खुश था। उस रात तक क्लाउड लेक मैनर भोज, ये सब तब बदल गया जब उसके पिता ने एक छोटी लड़की की रक्षा करने की कोशिश की और एक ऐसे व्यक्ति को अपमानित किया जिसका विरोध करने की कोई हिम्मत नहीं करता था। उस आदमी ने अपने पिता के चेहरे पर थप्पड़ मारा और सबके सामने उनकी हत्या कर दी। किसी ने भी हस्तक्षेप नहीं किया, न ही उन चाटुकारों ने जो कभी मल्होत्रा के आगे झुकते थे, न ही पुराने सहयोगियों ने, यहाँ तक कि उनके भरोसेमंद चाचा ने भी नहीं। अर्जुन दुख से पागल हो गया था। उसने खाने के चाकू से हत्यारे पर हमला किया, लेकिन उसे आसानी से रोक लिया गया। वह उस ठंडी, निर्दयी निगाह और उस आदमी के उपहासपूर्ण शब्दों को कभी नहीं भूलेगा। रिवर सिटी का मल्होत्रा परिवार, तुम्हें लगता है कि तुम कानून से ऊपर हो। जब मैं उंगली उठाता हूं तो बड़े बड़े लोग भी गिर जाते हैं, और तुम बेकार बदमाश सोचते हो कि तुम मुझे मार सकते हो। 100 साल भी तुम्हारे लिए मायने नहीं रखेंगे। तभी अचानक अर्जुन की माँ आगे बढ़ी और पूरी ताकत से उसे यमुना झील में धकेल दिया। जैसे ही वह डूबा, उसने देखा कि वह सीधे हत्यारे की ओर दौड़ी, मरने के लिए तैयार। उसने सोचा कि अब अंत हो गया, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। वह नदी में बह गया और एक रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति, उसके गुरु, ने उसे बचाया और उसे दुनिया से छिपे एकांत क्षेत्र में ले गया। वहां अर्जुन ने रहस्यमय 9 स्वर्ग डाक सन तकनीक का प्रशिक्षण लिया, जिसमें कीमिया, युद्ध और साधना में महारत हासिल की। रिवर सिटी में किसी को नहीं पता था कि उसका क्या हुआ। अब उन्हें केवल इतना ही पता चला, रक्तपिपासु बेरेस ड्रैगन वापस आ गया था। बाद में रिवर सिटी में मैग्निफिसेंट ग्रुप के मुख्यालय में अर्जुन ने पहले कागज के एक टुकड़े को देखा, फिर कंपनी के भव्य लोगों को। पता पुख्ता करके वह अंदर चला गया। उसकी मूल योजना सीधे कैपिटल सिटी जाकर मास्टर लॉन्ग नामक व्यक्ति को पकड़ने की थी, जो नरसंहार के पीछे था। उसके पास बताने के लिए बहुत कम जानकारी थी, सिर्फ नाम और यह कि वह राजधानी से था। लेकिन जाने से पहले उसके मालिक ने एक अनुरोध किया था। बूढ़े आदमी ने कहा, रिवर सिटी जाओ, रोशनी नाम की एक लड़की ढूंढो। जाहिर है, मास्टर का रोशनी की दादी के साथ एक जटिल अतीत था। अर्जुन को संदेह था कि रोशनी उसकी पोती भी हो सकती है। 3 दिन पहले गुरु ने भाग्य भविष्यवाणी फॉर्मेशन का उपयोग किया। उन्होंने एक दृष्टि देखी, रोशनी को 100 दिनों के भीतर प्राणघातक खतरे का सामना करना पड़ेगा। केवल अर्जुन, जिसका भाग्य बैंगनी आभा वाले स्लीपिंग ड्रैगन जैसा था, जो स्वर्ग से भी अदृश्य था, ही उसे बचा सकता था। उसे यह कैसे करना चाहिए था, यह उसके स्वामी ने नहीं बताया। बूढ़े आदमी ने सलाह दी थी, एक बार में एक ही कदम उठाओ, तुरंत रुक जाओ। अर्जुन के रास्ते में 2 सुरक्षा गार्ड आ गए। दोनों ही लंबे और टैंक जैसे शरीर वाले थे, 190 सेमी से ज्यादा लंबे। उनकी वर्दी के नीचे मांसपेशियां उभरी हुई थीं।
उनकी आंखों में कृपालुता की चमक थी। अर्जुन शांत रहा। शुभ दिन, मैं रोशनी को ढूंढ रहा हूँ। पहरेदारों ने एक दूसरे को उपहासपूर्ण दृष्टि से देखा। तुम्हारा कोई अपॉइंटमेंट है? एक ने ठंडे स्वर में पूछा। नहीं, अर्जुन ने उत्तर दिया। क्या आपके पास मैग्निफिसेंट ग्रुप का कर्मचारी आईडी है? नहीं, गार्ड ने व्यंग्य किया और दरवाजे की ओर उंगली उठाई। तो फिर चले जाओ। मैग्निफिसेंट ग्रुप हुआक्सिया की शीर्ष 500 कंपनियों में से एक थी और गर्व बैच के साथ आता था। गार्ड सत्ता के नशे में चूर थे। वे किसी भी अनजान व्यक्ति को अंदर घुसने नहीं दे रहे थे। तभी एक शानदार मर्सिडीज बेंज से बिजनेस सूट पहने कई लोग बाहर निकले। वे रिसेप्शनिस्ट के पास गए और रोशनी के बारे में पूछा। अर्जुन की तरह उन्हें भी अंदर जाने से मना कर दिया गया। वे आहें भरते हुए पास के सोफे पर बैठ गए और इंतजार करने लगे। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं भी वहीं इंतजार करूंगा। लेकिन जैसे ही वह लॉबी की ओर मुड़ा, गार्डों ने उसे फिर से रोक दिया। तुम बहरे हो या क्या, बदमाश? एक चिल्लाया। मैंने कहा भागो। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। उसने उन्हें नाराज नहीं किया था। तो फिर दुश्मनी क्यों? उन्होंने सूट पहने लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा, वे इंतजार क्यों कर सकते हैं और मैं नहीं? एक गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए व्यंग्य किया। क्योंकि तुम एक देहाती आदमी की तरह दिखते हो। अपने आप को देखो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति रोशनी से मिल सकता है। भाग जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें खुद बाहर निकाल दूं। अर्जुन ने धीरे से सांस छोड़ी। इन लोगों को सही गलत की परवाह नहीं थी। उनके लिए कपड़े और दिखावट ही सब कुछ थे। रिवर सिटी में कुछ चीजें स्पष्ट रूप से नहीं बदली थीं। अगर मैं नहीं जाऊं तो क्या होगा? उसने धीमी आवाज में पूछा। गार्ड ने मंद मंद हंसते हुए कहा, तो फिर तुम मरना चाहते हो? उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराया। उसे उम्मीद थी कि दुबला पतला युवक भी उसके सामने खड़े अन्य लोगों की तरह पीछे की ओर उड़ जाएगा। लेकिन जैसे ही उसका हाथ उस पर पड़ा, उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। अर्जुन ने अपनी बात नहीं मानी। इसके बजाय गार्ड की बांह कांपने लगी। एक ठंडी, भयावह आभा उसकी उंगलियों से उसकी रीढ़ तक फैल गई। उसे ठंडा पसीना आ गया। उसका साथी हंसा। क्या हुआ, स्टोन? तुम्हें अभी से पसीना आ रहा है? मुझे इस आदमी को संभालने दो। वह अर्जुन के पास पहुंचा। चले जाओ, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। अर्जुन की आवाज बिजली की तरह गूंज उठी। उसी समय उसने धीरे से अपना बायां पैर पटका। धमाका! उसके नीचे से एक अदृश्य शक्ति का भंवर फूट पड़ा। दोनों गार्ड चित्रे की तरह पीछे की ओर फेंके गए और एक कांच के पैनल से बहरा कर देने वाली आवाज के साथ टकराए। फुश! लॉबी में सन्नाटा छा गया। हर कोई टूटे हुए कांच और उसके बीच में खड़ी आकृति को देखने लगा, शांत, ठंडा और अछूता। अर्जुन वापस आ गया था। अध्याय 2, वह जिसने याद रखा। एक क्षण के लिए लॉबी में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सभी लोग दंग रह गए और सोफे पर शांति से बैठे उस दुबले पतले युवक को देखने लगे। क्या ये किसी फिल्म की शूटिंग है? वह आदमी किस तरह का राक्षस है? हत्या। सुंदर रिसेप्शनिस्ट काउंटर के पीछे दुबकी हुई थी, कांप रही थीं। वे दोनों गार्ड अपने आप में डरावने थे, फिर भी उन्हें बिना किसी हरकत के चित्रे की गुड़िया की तरह फेंका गया था। और यह आदमी, ऐसा लग रहा था जैसे वह सीधे किसी सेकंड हैंड कपड़ों की दुकान से आया हो। इससे भी बुरी बात यह है कि किसी ने भी उसे कोई कदम उठाते नहीं देखा था। अर्जुन ने बेहोश पड़े गार्डों पर एक नज़र डाली, अपना सिर हिलाया और लॉबी के सोफे पर ऐसे बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने लापरवाही से एक पत्रिका उठाई और उसे पलटने लगा। एक क्षण के बाद उसने अपने बगल में सूट पहने व्यवसायियों की ओर देखा। ओह हाँ, क्या आपको पता है कि रोशनी कब आ रही है? वे लोग जो व्यापारिक बातचीत के लिए रोशनी से मिलने के लिए बेचैनी से इंतजार कर रहे थे, उठ खड़े हुए और इमारत से बाहर भाग गए। वे अपनी जान जोखिम में डालने वाले नहीं थे। अर्जुन ने भौहें उठाईं। हाँ, मैंने तो उन्हें छुआ भी नहीं। उसने कंधे उचकाए और पत्रिका पढ़ने में लग गया। सुरक्षा कार्यालय में अराजकता फैल गई थी। लॉबी में हुई घटना की खबर तेजी से फैली और कुछ ही मिनटों में 1 दर्जन से अधिक हथियारबंद गार्ड वहां घुस आए। उनके बाएं हाथ में दंगारोधी ढालें थीं और दाएं हाथ में बिजली के डंडे। उनका मुखिया करण चौहान था, जो एक मजबूत कदकाठी का व्यक्ति था। उसकी आंखें तीखी और चाल सैन्य जैसी थी। पूर्व विशेष बल अधिकारी करण चौहान खतरे से अनजान नहीं थे। जैसे ही उन्होंने अर्जुन को देखा, उनकी रीढ़ की हड्डी में हल्की ठंडक दौड़ गई। मौत के किनारे नाचते हुए वर्षों से पैदा हुई एक सहज प्रवृत्ति। वह सावधानी से आगे बढ़ा। सर, मुझे नहीं पता कि मैग्निफिसेंट ग्रुप के साथ आपका क्या मामला है, जू ने कहा। लेकिन आपको पता होना चाहिए, हमने पुलिस को बुला लिया है। वे किसी भी समय यहाँ आ जाएंगे। अर्जुन ने ऊपर देखा, भाव शांत था। आप उनके बॉस हैं? करण चौहान ने टूटे हुए कांच और अपने बेहोश आदमियों पर नजर डाली। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, तो फिर आप जानते ही हैं कि वे कैसे हैं। मैंने तो बस यहीं बैठकर किसी का इंतजार किया। जू ने हिचकिचाहट के साथ कहा।
उसे अच्छी तरह पता था कि वे दोनों गार्ड कितने घमंडी हो गए थे, हमेशा अपनी ताकत का प्रदर्शन करते रहते थे। आज उन्होंने स्पष्ट रूप से गलत आदमी को उकसाया था। फिर भी अर्जुन ने अकेले ही उसके 2 आदमियों को अपाहिज बना दिया था। यह ऐसी बात नहीं थी जिसे वह नजरअंदाज कर सकता था। अपना स्वर तटस्थ रखते हुए जू ने पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप किसका इंतजार कर रहे हैं? मैं संदेश दे सकता हूं। अर्जुन के चेहरे पर थोड़ी चमक आ गई। रोशनी, मैं रोशनी से मिलने आया हूं। करण चौहान का चेहरा मुरझा गया। रोशनी, यह एक ऐसा नाम था जिसे कोई भी आसानी से नहीं लेता था। वह न केवल मैग्निफिसेंट ग्रुप की सीईओ थी, बल्कि वह जियांगन प्रांत के कुलीन जिया परिवार की उत्तराधिकारी भी थी और प्रसिद्ध थरी फ्लावर्स में से एक थीं। यहाँ तक कि अधिकांश वरिष्ठ अधिकारी भी बिना अपॉइंटमेंट के उनसे नहीं मिल सकते थे। इस अजनबी को उनसे मिलने देना तो दूर की बात थी। मुझे डर है कि मिस रोशनी आज बिल्डिंग में नहीं है, जू ने सहजता से झूठ बोला। लेकिन अगर आप अपना नाम छोड़ना चाहें तो मैं उसे बता सकता हूँ। अर्जुन ने जानबूझकर मुस्कुराया। वह मूर्ख नहीं था, वह जानता था कि रोशनी ऊपर है। ये छोटा सा दृश्य एक उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया था, उसे बाहर खींचना। मुझे जल्दी नहीं है, उसने आलस से कहा। मैं यहीं इंतजार करूंगा। या फिर तुम ये कह रहे हो कि मैग्निफिसेंट ग्रुप में एक मेहमान के बैठने की जगह नहीं है? जू का चेहरा ठंडा पड़ गया। वह देख सकता था कि अर्जुन क्या कर रहा था, लेकिन वह ऐसा नहीं होने दे सकता था। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो, जू ने उदास होकर कहा। यार उसे नीचे उतारो। पहरेदार आगे बढ़े। जू की आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपना हाथ पंजे की तरह मोड़कर सीधे अर्जुन के शरीर के अंदरूनी अंगों पर निशाना साधा। वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसके सामने खड़ा आदमी खतरनाक था। उसे तुरंत और निर्णायक तरीके से बाहर निकालना था। लेकिन जैसे ही जू का हाथ संपर्क करने वाला था, एक तीखी आवाज गूंजी। एक पल इंतजार करें। हर कोई स्तब्ध रह गया। भीड़ से एक महिला बाहर निकली। लंबे काले बाल कमर तक लहरा रहे थे। उसका फिगर सुंदर और संतुलित था। उसने एक साधारण सफेद शिफॉन ब्लाउज और हल्के नीले रंग की स्कर्ट पहनी हुई थी। फिर भी उसकी मौजूदगी ने कमरे को खामोश कर दिया। उसे अलग दिखने के लिए विलासिता की आवश्यकता नहीं थी, वह सुंदरता का अवतार थी। हर आदमी की नज़र एक पल में उसकी ओर मुड़ गई। यहाँ तक कि करण चौहान भी सीधे खड़े हो गए और थोड़ा झुक गए। निर्देशक सन। महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें अर्जुन पर टिकी थीं, आश्चर्य से चौड़ी। उसके होंठ थोड़े खुले हुए थे, मानो अविश्वास में। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और उसकी निगाहें तलवार की तरह तेज हो गईं, जैसे कोई जानवर अपने शिकार को देख लेता है। वह ये थी सान्या। पिछले 5 वर्षों से अर्जुन जिन 3 महिलाओं के बारे में लगातार सोचता रहा था, उनमें से एक। सालों पहले वे स्कूल में डेस्कमेट थे, लेकिन हाई स्कूल तक आते आते उनकी दुनिया अलग हो गई थी। वह एक अमीर परिवार से थी, वह एक व्यवसायी का बेपरवाह बेटा था। क्लाउड लेक मैनर में हुए नरसंहार के बाद अर्जुन गायब हो गया था। सभी ने बदनाम मल्होत्रा परिवार से खुद को दूर कर लिया। उसके पिता द्वारा कुछ भी नहीं से बनाया गया हेवनली जस्टिस ग्रुप प्रतिद्वंद्वी निगमों द्वारा तोड़ दिया गया। हर परिवार जो कभी उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करता था, ने दावा किया कि अब उनसे कोई संबंध नहीं है। मल्होत्रा परिवार ने सब कुछ खो दिया। किसी ने उनके शवों पर दावा भी नहीं किया। उसके अलावा कोई नहीं। अपने परिवार की आपत्तियों और चारों ओर फैली अफवाहों के बावजूद सान्या खुद नंबर 1 मुर्दाघर गई थी। उन्होंने अर्जुन के माता पिता के अवशेष एकत्र किए और अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया। यहाँ तक कि उसने दिव्य स्टोन हिल पर उन तीनों के लिए कब्र के पत्थर भी बनवाए। एक ऐसी लड़की जिसके पास न तो कोई शक्ति थी, न ही मल्होत्रा परिवार से कोई संबंध था। उसने अर्जुन के माता पिता को शांति से रहने देने के लिए समाज के तिरस्कार को सहन किया। क्यों? वह इसे कभी नहीं समझ पाया। उसने ऐसा क्या किया था कि उसे उसकी दया मिल रही थी? सान्या ने उसे काफी देर तक देखा, फिर धीरे से मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो वसंत के पहले फूल की तरह थी। यह एक ऐसी मुस्कुराहट थी जिसने इमारत में मौजूद हर आदमी के चेहरे पर एक लहर सी दौड़ा दी। आखिरकार सान्या शानदार समूह की देवी थी। पिछले साल ही उसे सैकड़ों प्रेम पत्र मिले थे और उसने उनमें से हर एक को अस्वीकार कर दिया था। किसी भी पुरुष ने उसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। लेकिन अब क्या वह वास्तव में इस अजनबी, गंदे आदमी को देखकर मुस्कुरा रही थी? क्या वह कोई गुप्त अरबपति था? क्या वह छद्मवेश में कोई सेलिब्रिटी था? उसके आसपास के पुरुष मौन ईर्ष्या से उबल रहे थे। सान्या ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और कहा, मजेदार। एक पल के लिए मुझे लगा कि तुम कोई ऐसे व्यक्ति हो जिसे मैं पहले से जानती थी। असल में कोई पुराना सहपाठी। तुम वाकई उसके जैसे दिखते हो। 5 सालों में अर्जुन का चेहरा बदल गया था। अब ज्यादातर लोग उसे पहचान नहीं पाएंगे। उसने करण चौहान को हल्के से सिर हिलाया और उसके कंधे पर थपथपाया। उसे जाने दो कैप्टन जू। अगर वह इंतजार करना चाहता है तो उसे करने दो। करण चौहान पहले तो अकड़ गया, फिर चुपचाप पीछे हट गया। किसी ने बहस करने की हिम्मत नहीं की। सान्या सन के साथ नहीं।
अध्याय 3। एक बार जब उसने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर लीं, तो सान्या बाहर निकली और बीटल कार की ड्राइवर सीट का दरवाजा खोलकर कार में बैठ गई। जैसे ही वह गाड़ी चलाकर जाने वाली थी, अचानक यात्री सीट का दरवाजा खुला और अर्जुन अंदर कूद गया। अर्जुन उसके पीछे अंदर चला गया था क्योंकि उसने सान्या के शरीर पर खून के लाल रंग के साथ काला कोहरा देखा था। ये निकट भविष्य में आने वाले भयंकर खतरे का पूर्वाभास था। चाहे अभी उसकी सहायता की बात हो या 5 साल पहले की घटना की, वह सान्या को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचने दे सकते थे। सान्या ने पैसेंजर सीट पर बैठे अर्जुन की तरफ देखा। अपने शुरुआती आश्चर्य के बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो नौजवान? क्या तुम मुझे धन्यवाद देने की कोशिश कर रहे हो? सच कहूं तो मैंने पहले ही स्थिति स्पष्ट कर दी थी और यह स्पष्ट रूप से गार्ड की गलती थी। तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। ओह हाँ, तुम रोशनी से इतनी बुरी तरह क्यों मिलना चाहते हो? मुझे उम्मीद है कि ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि तुम उसे कोई ब्यूटी प्रोडक्ट फॉर्मूला सुझाना चाहते हो। उसने कहा कि क्योंकि अर्जुन की तरह ही कपड़े पहने एक आदमी ने कुछ समय पहले मैग्निफिसेंट ग्रुप से संपर्क किया था और दावा किया था कि उसके पास एक सौंदर्य उत्पाद का गुप्त फॉर्मूला है जो बाजार में मैग्निफिसेंट ग्रुप की उपस्थिति में भारी सुधार करेगा। अंत में सुरक्षाकर्मियों ने उसे पीछे से बाहर निकाल दिया था। इन दिनों अधिकतर पिछड़े डॉक्टर इसी कारण से शहर में आ रहे हैं। अर्जुन ने सान्या को देखा और महसूस किया कि लड़की कितनी बदल गई है। जब वे पढ़ाई कर रहे थे तो वह हमेशा उसकी सपाट छाती के लिए उसे चिढ़ाता था और एक बार तो उसने उसे रुला भी दिया था। हालांकि अब उसका कामुक शरीर पहले से बिल्कुल अलग था। क्या तुम भी इसी फॉर्मूले को प्रमोट करने के लिए मेरी कार में चढ़े थे? सान्या ने देखा कि अर्जुन उसकी छाती को देख रहा था, लेकिन उसने अपना आपा नहीं खोया। वास्तव में उसने अपनी छाती को थोड़ा सा बाहर निकाल दिया। किसी कारण से वह इस युवक के प्रति बेवजह दोस्ताना महसूस कर रही थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उसके प्रिय दिवंगत सहपाठी जैसा दिखता था। अर्जुन अपनी मदहोशी से जागा, लेकिन वह उसे उस मिशन के बारे में नहीं बता सकता था जो उस बूढ़े ने उसे सौंपा था, इसलिए उसने मौके पर ही बहाना बना लिया। अच्छा, तुमने मुझे पकड़ लिया। मुझे अपने फॉर्मूले पर पूरा भरोसा है और मैं गारंटी देता हूं कि यह तुम्हारे फिगर के साथ साथ तुम्हारे लुक को भी बेहतर बना सकता है। वापस लौटने पर उसे अपनी साधना के परिणामों पर नहीं, बल्कि अपनी चिकित्सा कुशलता पर पूरा भरोसा था, जो मौत के मुंह से किसी का जीवन चुराने के लिए पर्याप्त थी। वह आसानी से एक सौंदर्यवर्धक गोली का एक सरल कीमिया फॉर्मूला फेंक सकता था और उसे यकीन था कि दुनिया का हर सौंदर्य उत्पाद निर्माता उसे लेने के लिए आगे आएगा। सान्या ने अर्जुन की ओर आंखें घुमाईं और अपनी कार स्टार्ट कर ग्रैंड ड्रैगन लेक होटल की ओर चल दी। अगर तुम वाकई इतनी अच्छी हो तो संयोग से मैं अभी एक समारोह में जा रही हूँ, तो क्यों न मैं तुम्हें आज रात शराब पीने के सभी निमंत्रणों से बचाने के लिए कहूँ, सजा के तौर पर। कैसा लग रहा है? ओह, और मैंने अपना परिचय नहीं दिया है। मेरा नाम सान्या है और मैं मैग्निफिसेंट ग्रुप की मार्केटिंग डायरेक्टर हूँ। सान्या ने अपना एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखा और दूसरा हाथ अर्जुन की ओर बढ़ाया। जब उनके हाथ एक दूसरे से जुड़े तो अर्जुन को महसूस हुआ कि उसके हाथ कितने असाधारण रूप से मुलायम और गर्म थे। मेरा नाम ये अर्जुन है। ईमानदारी से कहूँ तो चेंग। चूंकि वह उसे पहचान नहीं पाई थी, इसलिए अर्जुन उसे और कुछ नहीं बताना चाहता था। अगर सान्या को पता चल जाता कि वह बच गया है तो उसे बस एक बुरा झटका लगेगा। अर्जुन ने देखा था कि जब उसने अपना नाम लिया तो सान्या का शरीर कैसे अकड़ गया। जब उसने आगे की बातें सुनी तो उसने राहत की लंबी सांस ली। क्या संयोग है, तुम्हारा नाम मेरे पूर्व सहपाठी के नाम से काफी मिलता जुलता है और मैं लगभग तुम्हें ही उसका नाम समझ बैठा था। 20 मिनट बाद ग्रैंड ड्रैगन लेक होटल के इंपीरियल बैंक्वेट हॉल में जैसे ही सान्या और अर्जुन सामने आए, सभी की निगाहें तुरंत उनकी ओर चली गईं। सान्या का फिगर बहुत ही आकर्षक था। वह लगभग 170 सेमी लंबी थी और उसके पास बेहद आकर्षक लंबे पैर थे। उसका फैशन सेंस उसके बगल में बैठे अर्जुन के फैशन सेंस से बिल्कुल अलग था। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि मैग्निफिसेंट ग्रुप के निदेशक सन ऐसे व्यक्ति को इस समारोह में लाएंगे। सान्या अर्जुन को बीच में रखी कांच की गोल मेज पर ले गई। वहां पहले से ही 7-8 लोग बैठे थे और वे सभी पुरुष थे। सान्या पर उनकी निगाहें जुनून से जल रही थीं, मानो वे अभी सान्या पर खुद को झोंक देना चाहते हों। आप आखिरकार यहाँ आ ही गए, डायरेक्टर सन। सच में कोई भी अफवाह आपको न्याय नहीं देती। मैं क्लाउड बॉर्न ग्रुप का संस्थापक गुओ हेदोंग हूँ। निर्देशक सुन, मेरा नाम कियान योंग है और मेरा परिवार सी सर्ज होटल का मालिक है। जो पुरुष खड़े होकर अपना परिचय दे रहे थे वे विशेष रूप से उत्साहित थे क्योंकि वे सान्या के सामने अपनी धाक जमाना चाहते थे। अर्जुन को ऐसी किसी सभा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह अपने आसपास के माहौल को ध्यान से देख रहा था और यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि सान्या की सुरक्षा को किस बात से खतरा है। कुछ ही देर में भोज शुरू हो गया। चाहे संयोग से हो या जानबूझकर, सान्या की मेज पर बैठे लोग सान्या के लिए टोस्ट करने के बहाने ढूंढते रहे।
दूसरी ओर सान्या इस तरह की शराब पीने की संस्कृति से स्पष्ट रूप से परिचित थी और उसने आसानी से उनके प्रयासों को रोक दिया। बातचीत के पूरे दौर के बाद वह अपनी शराब की मात्रा को रेड वाइन के एक छोटे गिलास तक सीमित करने में कामयाब रही। अर्जुन ने कई बार उसके लिए शराब लाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे मना कर दिया गया। आखिरकार इस तरह के भोज में सान्या पूरे शानदार समूह का प्रतिनिधित्व करती थी, इसलिए वह किसी भी तरह के विवाद से बचना चाहती थी। जब कुछ ही दूरी पर मुख्य मेज पर बैठा वह आदमी खड़ा हुआ, तभी भोज का पूरा माहौल अचानक बदल गया। वह व्यक्ति विशेष सूट पहने हुए था और उसके हाथों में शराब के 2 गिलास थे। उसके चेहरे पर अहंकार झलक रहा था। जब सान्या ने उस आदमी को अपनी ओर आते देखा तो वह तुरंत घबरा गई। उसका शरीर भी थोड़ा कांपने लगा। यह आदमी यहाँ क्यों था? मिस सन, पिछली बार बिना कुछ कहे चले जाना आपका बहुत ही असभ्य व्यवहार था और मैं बहुत आहत हुआ था। क्या आपको नहीं लगता कि माफी के बदले में आपको मुझे, राहुल को टोस्ट देना चाहिए? जैसे ही राहुल उनके पास पहुंचे, उन्होंने अनुरोध के बजाय आदेश जारी किया। पिछली बार तो उसने सान्या को बाहर बुलाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया था और उसने शराब में नशीला पदार्थ भी मिला दिया था। हालांकि उसकी उम्मीदों के विपरीत सान्या को शराब में कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उसने शराब उसके चेहरे पर उड़ेल दी। पिछले कुछ दिनों में ये घटना तेजी से चर्चा में आ गई, जिससे जले पर नमक छिड़कने जैसा काम हुआ। सान्या थोड़ी असहज थी और उसने जल्दी से कहा, युवा मास्टर चेन, मुझे बहुत खेद है लेकिन मैं यहाँ गाड़ी चला कर आई हूँ, इसलिए मुझे वास्तव में इतना नहीं पीना चाहिए। शराब के बजाय क्या मैं माफ़ी के तौर पर आपको चाय के साथ टोस्ट दूँ? राहुल ने ठंडी आवाज़ में कहा और वाइन का एक गिलास पी लिया। मुझे माफ़ी मांगने से बचाओ। मैंने ऊपर प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक किया है, इसलिए अगर आप नशे में हैं मिस सन, तो बेझिझक रात ऊपर रुकें। सान्या की मेज पर बैठे लोग स्वाभाविक रूप से जानते थे कि राहुल कौन है और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप तमाशा का आनंद लेते रहे। आखिरकार यह आदमी रिवर्सिटी के चेन परिवार का दूसरा युवा स्वामी था, तो उसे अपमानित करने का जोखिम कौन उठा सकता था? किसी ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, निर्देशक सुन, आपको इसे सम्मान की बात समझना चाहिए कि यंग मास्टर चेन आपको टोस्ट दे रहे हैं। बस इसे पी लीजिए। अगर आप नहीं पिएंगे तो यंग मास्टर चेन अपना आपा खो सकते हैं और यह किसी को भी पसंद नहीं आएगा। ये सही है डायरेक्टर सन, ये सिर्फ एक ग्लास वाइन है, तो इससे बुरा क्या हो सकता है? यहाँ हम बहुत से लोग हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि यंग मास्टर चेन आपको जिंदा खा जाएंगे। सान्या ने राहुल द्वारा दी जा रही रेड वाइन को देखकर झिझकते हुए कहा। अगर वाइन में कुछ गड़बड़ थी तो इस बात की पूरी संभावना थी कि वह आज ग्रैंड ड्रैगन लेक होटल से बाहर नहीं निकल पाएगी। रिवर सिटी में हर कोई जानता था कि राहुल कैसा है। जब तक कोई लड़की उसे पसंद आ जाती, वह उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता, चाहे वह मिडिल स्कूल की छात्रा ही क्यों न हो। वह किसी भी हालत में ऐसे घटिया आदमी से शराब स्वीकार नहीं कर सकती थी। ये देखकर कि सान्या ने अभी भी उससे शराब लेने से इनकार कर दिया, राहुल शर्मिंदा और क्रोधित दोनों था और उसने अपना मुखौटा पूरी तरह से उतार दिया। बेवकूफ़ कुतिया, क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम इतनी बड़ी हो? भाड़ में जाओ, मेरे सामने इतना भी पवित्र मत बनो। चाहे तुम आज इसे पीना कितना भी न चाहो, तुम इसे वैसे भी पियोगे। भले ही तुम्हारी बहादुर रक्षक रोशनी यहाँ होती, कुछ भी नहीं बदलता। ये रिवर सिटी है, मेरा मैदान। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? माहौल पूरी तरह बदल गया। सान्या वहीं अकेली निश्चल खड़ी रही, उसकी आंखें लाल होने लगीं। वह एक सामान्य परिवार में पैदा हुई थी और उसने समय से पहले ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और इसके बजाय कार्यबल में प्रवेश किया। इतने सारे प्रयासों के बाद वह अंततः मैग्निफिसेंट ग्रुप में निदेशक बन गई और बाहरी लोगों के लिए वह पहले से ही बड़ी बन चुकी थी। हालांकि रिवर सिटी की असली रॉयल्टी के सामने वह कुछ नहीं कर सकी। वह शक्तिहीन थी, इन लोगों के लिए एक चींटी के समान महत्वहीन। उसे तो इस बात से भी नफरत थी कि वह एक औरत है। धीरे धीरे उसने अपना हाथ उठाया और शराब के गिलास की ओर बढ़ाया। देखने वालों को ऐसा लगा जैसे सान्या ने अपनी किस्मत के आगे घुटने टेक दिए हैं। राहुल भी विजयी भाव से मुस्कुराया, ये कल्पना करते हुए कि आज रात उसके और सान्या के बीच क्या होगा। जैसे ही सान्या की उंगली गिलास को छूने वाली थी, एक बर्फीली आवाज ने कहा, तुम कौन हो जो उसे शराब पीने के लिए मजबूर कर रहे हो? अध्याय 4। दुनिया शांत हो गई। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि कोई इस समय सान्या के पक्ष में खड़ा होगा। आखिर राहुल कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। चेन परिवार में एक प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट उसका साथ दे रहा था। इसका मतलब था अकल्पनीय शक्ति। यद्यपि वह व्यक्ति कई वर्ष पहले मार्शल वेस्ट माउंटेन पर चला गया था, फिर भी जब तक वह व्यक्ति जीवित रहा, राहुल को अहंकारी होने का अधिकार बरकरार रहा। यही वह नियम था जिसके आधार पर यह दुनिया चलती थी। हर रास्ता रोम की ओर जाता था और राहुल का जन्म वहीं हुआ था। पूरे जियांगनान प्रांत में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह उनसे मुकाबला कर सके।
कियान योंग, जो पहले राहुल की चापलूसी कर रहा था, गुस्से में खड़ा हो गया और अर्जुन की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, तुम गुमराह मूर्ख हो, क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हारे कपड़े ऐसे दिखते हैं जैसे वे 100 रुपये के भी नहीं हैं। तुम जैसे देहाती आदमी की हिम्मत कैसे हुई कि यंग मास्टर चेन को नाराज कर सको? मुझे बस एक कॉल करना है और तुम रिवर सिटी में अपनी जिंदगी को अलविदा कह सकते हो। युवा मास्टर चेन, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए यह मामला निपटा दूं? किसी ने सुझाव दिया। राहुल का साथ पाने का ये सबसे अच्छा मौका था। सान्या का चेहरा मौत की तरह सफेद हो गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, और अब उसने एक अजनबी अर्जुन को भी इस झमेले में घसीट लिया था। अगर उसे पहले पता होता कि राहुल यहाँ आएगा तो वह यहाँ आने के बजाय मर जाती। अभी उसे अर्जुन की चिंता होने लगी थी। आखिरकार ये लोग बहुत क्रूर थे और वे उसे मार भी सकते थे। सावधानी बरतते हुए उसने राहुल के हाथों से गिलास छीन लिया और माफी मांगते हुए कहा, मुझे बहुत खेद है यंग मास्टर चेन, मुझे सच में खेद है। मेरा दोस्त यहाँ नया और अनुभवहीन है और उसका इरादा जानबूझकर आपको नाराज करने का नहीं था। मैं ये शराब पीऊंगी और पीने के बाद आप मेरे साथ जो चाहें कर सकते हैं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरे दोस्त को जाने दें। उसकी आवाज़ कांप रही थी और थोड़ी सी विनती भी कर रही थी। राहुल ठंडी हंसी हंसा और सान्या के हाथ से गिलास छीन लिया। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम खुद को तो मुश्किल से बचा पाते हो, लेकिन इस बदमाश को बचाना चाहते हो। तुम तो बस बकवास कर रहे हो। इससे पहले कि वह अपना शब्द पूरा कर पाता, एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आए और उसके चेहरे पर एक बड़ा सा हाथ का निशान उभर आया। इसके अलावा एक ऊर्जा का विस्फोट भी हुआ जिससे उसका शरीर कई कदम पीछे उड़ गया। यहाँ तक कि उसने खून की उल्टी भी की। उनका शरीर भी उनके अंगरक्षकों से टकराया। उस समय वहां उपस्थित सभी लोग दंग रह गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस पर हमला करने वाला अर्जुन था। उस बदमाश ने सचमुच राहुल को थप्पड़ मारा। क्या उसने वास्तव में जियांगन के चेन परिवार को पार करने का साहस किया? जब राहुल आखिरकार अपनी हैरानी से जागा तो उसने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए दहाड़ते हुए कहा, तुम किसान हो, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तुमने मुझ पर शराब भी छिड़की। बस मैं आज तुम्हें मार डालूंगा और कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। ऐसा कहते हुए वह पास खड़े अपने 2 अंगरक्षकों पर चिल्लाया, तुम लोग वहां क्यों खड़े हो, कमीने? मार डालो उसे। अगर कुछ हुआ तो मैं निश्चित रूप से इसका दोषी बनूंगा। दोनों रक्षकों की निगाहें तेज हो गईं और वे आगे बढ़े तथा हाथों में डंडे लेकर अर्जुन के पास पहुंचे। युवा मास्टर ने जो कहा था उसका मतलब था कि इस बदमाश को मार खानी पड़ेगी या मरना पड़ेगा, परिणाम चाहे जो भी हो। जैसे ही डंडे अर्जुन के शरीर पर पड़ने वाले थे वह हिल गया। उसका कंधा थोड़ा सा हिल गया और वह वहीं पर छाया में बदल गया। छाया उनके पास से गुजर गई। दोनों गार्डों को केवल एक अदृश्य आभा का एहसास हो रहा था जो उनसे टकरा रही थी। उनके शरीर उड़ गए। बम। जैसे ही वे जमीन पर गिरे एक बड़ी दुर्घटना हुई और उनमें से 2 लड़ने में पूरी तरह से असमर्थ हो गए। यह एक त्वरित हत्या थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एकदम सही तात्कालिक हत्या थी। हर कोई स्तब्ध था और जब वे स्तब्ध थे अर्जुन एक एक कदम करके राहुल के पास पहुंचा। राहुल घबरा गया। अब वह सचमुच घबरा गया था। यह मृत्यु का देवता उसके पास क्यों आ रहा है? वह बहुत ही भयानक था। अर्जुन ने कहा, क्या तुम इस बात से असंतुष्ट हो कि मैंने तुम्हें पहले थप्पड़ मारा था? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ, राहुल ने कांपती आवाज में कहा। अर्जुन ने उसे फिर थप्पड़ मारा और चिल्लाया, क्या तुम इस बात से नाखुश हो कि मैंने तुम्हें फिर थप्पड़ मारा? नहीं, मैं गलत था, मैं यह मानता हूँ। सर, मुझे क्या करना होगा कि आप मुझे जाने दें? राहुल रोने के कगार पर था। अर्जुन ठंडी हंसी हंसा और राहुल की जेब से फोन निकालकर उसकी ओर फेंक दिया। देवेंद्र को बुलाओ और उसे मेरे सामने घुटने टेकने को कहो, तब मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन ने अपने हाथ पीछे करके पीछे मुड़ गया। किसी ने भी यह नहीं देखा था कि जब वह पलटा था तो उसकी आंखों में हत्या की तीव्र मंशा थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि चेन परिवार के मुखिया देवेंद्र उस समय क्लाउड लेक मैनर में आयोजित समारोह में मौजूद थे। उसे ये भी स्पष्ट रूप से याद था कि किस प्रकार उस व्यक्ति ने उसके पिता की मृत्यु के बाद उनका अपमान किया था। उस क्षण केवल राहुल ही स्तब्ध नहीं था, हर कोई अचंभित था। देवेंद्र चेन परिवार का मुखिया था। देवेंद्र कौन था? वह जियांगन के चेन परिवार का मुखिया था। पूरे रिवर सिटी में किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह सीधे तौर पर देवेंद्र का नाम ले और यह मांग भी नहीं कर सकता था कि वह उनके सामने घुटने टेके। उन्होंने सोचा था कि यह बदमाश जंगली है, लेकिन अब उन्हें यकीन हो गया था कि वह पूरी तरह पागल है। क्या तुम्हें यकीन है? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा। अर्जुन ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अपनी सीट पर वापस आकर मेज पर रखे व्यंजनों में से कुछ खाने लगा। वह शांति की आदर्श प्रतिमूर्ति थे। ऐसा लग रहा था जैसे चेन परिवार और यहाँ तक कि देवेंद्र भी उसके लिए चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं थे।
अध्याय 5। सान्या ने अर्जुन को अपनी बांह से धक्का दिया और धीरे से कहा, तुम क्या कह रहे हो? तुम अभी भी जवान हो, तुम्हें अपना जीवन बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। चैन परिवार आपकी कल्पना से भी ज्यादा डरावना है। हम ऐसा क्यों नहीं करते? आप बाद में शौचालय जाने का नाटक कर सकते हैं, फिर भागने का कोई रास्ता ढूंढने के लिए मौके का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना हो सके उतना दूर चले जाएं। इतना कहकर सान्या ने अपने बैग से एक बैंक कार्ड और कार की चाबी निकाली और मेज के नीचे अर्जुन को थमा दी। उसने अपनी खूबसूरत आंखों से चारों ओर देखा और धीरे से कहा, ये कार्ड ले लो। इसके अंदर 300,000 हैं और पिन 6 इकाई है। ये सब मेरी सालों की बचत है और तुम बाद में कार चलाने के लिए ये चाबियां ले सकते हो। जितना हो सके उतना दूर चले जाओ और याद रखो, पीछे मत मुड़ना। अर्जुन दंग रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह लड़की ऐसे समय में भी दूसरों की परवाह करेगी। तुम्हारा क्या हाल है? अर्जुन ने पलटकर सान्या को गौर से देखा। मेरे बारे में भूल जाओ, मैं सिर्फ एक लड़की हूँ, इसलिए ऐसा नहीं है कि वे मुझे मार देंगे। अगर तुम अभी नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी। तभी बाहर से एक प्रभावशाली आवाज सुनाई दी, मैं आज किसी को भी इस भोज कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दूंगा। देवेंद्र यहाँ था। भोज कक्ष के दरवाजे खोले गए और काले सूट पहने एक दर्जन अंगरक्षक 2 पंक्तियों में खड़े हो गए। उनकी आंखें ठंडी थीं और हत्या की मंशा से भरी हुई थीं। वे सभी अत्यंत शक्तिशाली थे। थोड़ी ही देर में एक चौड़े जबड़े वाला अधेड़ आदमी अंदर आया। उसके हाव भाव अधिकारपूर्ण और उग्र थे। ये जियानगन के चैन परिवार का मुखिया था। देवेंद्र के पीछे पीछे एक बूढ़ा आदमी चल रहा था। उसकी पीठ झुकी हुई थी, लेकिन उसके कदम फुर्तीले थे और वह अपनी निगाहों से कमरे को घुमा रहा था। अर्जुन ने स्वाभाविक रूप से इस बूढ़े व्यक्ति को भी देखा, यद्यपि उसे कुछ आश्चर्य हुआ। बूढ़ा व्यक्ति भी एक साधक था। असल में सख्ती से कहा जाए तो बूढ़ा आदमी साधक नहीं था, क्योंकि उसके पास डेंटियन नहीं था। उसके पास सिर्फ एक खास आभा थी और अर्जुन के बूढ़े गुरु के अनुसार इसका मतलब ये होना चाहिए कि वह वाक्सिया के आसपास छिपे प्राचीन मार्शल कलाकारों में से एक था। ये सोचना दिलचस्प है कि रिवर सिटी में भी इतनी ताकत है। अर्जुन के होंठ मुड़े। जब सान्या ने देखा कि देवेंद्र यहाँ है तो उसका दिल बैठ गया और वह धीरे से बोली, ये खत्म हो गया, इस बार हमारा काम खत्म हो गया। वह पहले से ही कल्पना कर सकती थी कि उन दोनों के साथ आगे क्या होने वाला है, लेकिन जब उसने अपने बगल में खड़े अर्जुन की ओर देखा तो वह लगभग पागल हो गई। वह आदमी अभी भी अपना खाना बड़े चाव से खा रहा था। ऐसे समय में भी वह अपना खाना ऐसे निगल रहा था जैसे कोई भूखा भूत पुनर्जन्म ले चुका हो। क्या आपने अपने जीवन में पहले कभी कुछ नहीं खाया? क्या कर रहे हो? देवेंद्र यहाँ है, फिर भी तुम खाने के मूड में कैसे हो? सान्या रोने के कगार पर थी। अर्जुन ने जल्दी से उसकी कटोरी में पसलियों का एक टुकड़ा डाला। ये पसलियां बहुत स्वादिष्ट हैं, मेरा विश्वास करो। चलो इसे चख कर देखो। सान्या, कियान योंग, हॉल में मौजूद सभी लोग। जब राहुल ने अपने पिता को आते देखा तो वह तुरंत आगे बढ़ा और देवेंद्र के पास रोया। उसकी आंखों से आंसू और बलगम बह रहे थे। पिताजी, ये वही आदमी है। इसने कहा कि वह मुझे मारना चाहता है और चैन परिवार को खत्म करना चाहता है। इसने मेरे लिए नियुक्त किए गए 2 गार्डों को पीटा। ओह, और इसने मुझे थप्पड़ भी मारा। इसने ये भी कहा कि तुम्हें उसके सामने घुटने टेकने होंगे। पिताजी, आपको कुछ करना होगा। देवेंद्र ने अपने बेटे की ओर देखा तो पाया कि उसका चेहरा सूजा हुआ था। उसके चेहरे पर रात जैसा अंधेरा छा गया था। हालांकि रिवर सिटी के कोई भी बड़े लोग इस भोज में शामिल नहीं हुए थे, फिर भी यहाँ मौजूद ज्यादातर लोग रिवर सिटी के ज्यादा मशहूर उद्यमी थे। अगर यह बात बाहर आ गई तो उनका चैन परिवार पूरे रिवर सिटी में सबसे ज्यादा हंसी का पात्र बन जाएगा। अपने दिल में गुस्से को दबाते हुए उसने वहां मौजूद सभी लोगों की तरफ देखा और बिना किसी तर्क के लहजे में कहा, इसमें जिन लोगों का भी हाथ था, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम अभी बाहर निकलो और हमारे सामने 10 बार झुको। अगर तुम ऐसा करोगे तो चैन परिवार तुम्हारी लाश को वहीं छोड़ देने पर विचार कर सकता है। चैन परिवार का रुख यही था। सभी की निगाहें एक साथ अर्जुन पर टिक गईं और सभी को उम्मीद थी कि वह बदमाश काम उठेगा। इसके बजाय इस सब के पीछे अपराधी अर्जुन किसी तरह अभी भी खा रहा था। ये सही था, इसमें कोई संदेह नहीं। वह अभी भी खा रहा था। क्या बकवास है, ये भूखा भूत कहाँ से आ गया? चैन परिवार के मुखिया ने उसे अंतिम चेतावनी दी है, लेकिन वह फिर भी उसे अनदेखा कर रहा है। क्या वह पागल खाने से भाग गया? अरे, क्या तुम्हें लगता है कि वह सिर्फ अपने आखिरी भोजन का आनंद लेने की कोशिश कर रहा है क्योंकि वह जानता है कि वह मरने वाला है? होना चाहिए। अर्जुन पर उनकी दृष्टि दया में बदल गई। देवेंद्र ने अर्जुन की ओर देखा और ठंडे स्वर में बड़बड़ाते हुए अपने पास खड़े अंगरक्षकों से कहा, जाओ उस बदमाश को मेरे पास लाओ। जी श्रीमान। 1 दर्जन से अधिक अंगरक्षक तुरंत वहां पहुंचे और उनमें से एक ने बिना कुछ कहे ही उस पर हाथ से हमला कर दिया। सान्या को भी अपने कान के पास हवा के झोंके महसूस हो रहे थे और उसने जल्दी से अर्जुन को याद दिलाया, सावधान।
जैसे ही चॉप संपर्क में आने वाला था, अर्जुन ने अंततः अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और अपने शरीर को तिरछा कर लिया तथा अपने हाथ से चॉपस्टिक का हाथ पकड़ लिया। तुम लोग इसके लायक नहीं हो, एक मील भी नहीं। उनकी ठंडी आवाज में जादू का एक अलग ही जादू था जो पूरे भोज कक्ष में गूंज रहा था। जिस अंगरक्षक का हाथ पकड़ा गया था वह एक पल के लिए वहीं स्तब्ध खड़ा रहा, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाला और अपनी कमर से खंजर निकाला और सीधा अर्जुन पर झपटा। साथ ही उसने दूसरों से कहा, लक्ष्य थोड़ा मुश्किल है, चलो सब एक साथ उस पर झपट पड़ते हैं। उसी क्षण 7-8 मुट्ठियां अर्जुन की ओर उड़ती हुई आईं। ये जीवन और मृत्यु की कगार पर था। आह, क्या तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा? अर्जुन ने झल्लाहट से अपना सिर हिलाया और फिर हाथ के झटके से उसने अंगरक्षक की पकड़ से खुद को अलग कर लिया। उसके बाद उसके चारों ओर एक हल्की आभा फैलती हुई प्रतीत हुई। एक जोरदार धमाका हुआ और अंगरक्षक पास में खड़े अपने साथियों से टकरा गया। कुछ ही सेकंड में दर्जन भर अंगरक्षक फर्श पर बिखर गए। वे असहाय हो गए। उस क्षण पूरी दुनिया शांत हो गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस तरह की लड़ाई उनकी इंद्रियों पर बहुत अधिक आघात थी। वह एक दुबला पतला और कमजोर युवक था। उसकी पीठ एक दर्जन आदमियों के सामने थी। उसने तो बस एक बार हमला किया था। अभी कुछ ही सेकंड बीते थे, लेकिन उनमें से सभी को पहले ही हटा दिया गया था। बकवास, क्या ये अंगरक्षक सभी बकवास रगडॉल थे? सान्या एकदम स्तब्ध थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसकी छाती राजसी लहरों में ऊपर नीचे हो रही थी। वह अपनी बगल में खड़े अर्जुन को विस्फारित आंखों से देखती रही। उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। क्या यह आदमी किसी फॉर्मूले को बेचने के लिए दूर दराज से नहीं आया है? क्या आजकल देश के डॉक्टर भी इतने क्रूर हो गए हैं? आप? अर्जुन ने सान्या को भरोसे से भरी नजर से देखा और कहा, तुमने मुझे शराब पीने के निमंत्रण से बचाने के लिए कहा था, है न? इसीलिए आज के बाद मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि कोई भी तुम्हें एक कप भी पीने के लिए मजबूर करने की हिम्मत नहीं करेगा। कोई भी नहीं। इतना कहकर वह अचानक पलटा और अपनी बर्फीली निगाहों से देवेंद्र को भेद दिया। 5 साल पहले अर्जुन मल्होत्रा परिवार का एक बेकार सा सदस्य था। वह अपनी गरिमा को तार तार करके बड़ी मुश्किल से जिंदा बच पाया था। 5 साल बीत चुके थे और अब वह वापस आ गया था। वह दुनिया को बदलने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली साधना के स्तर के साथ वापस आ गया था। देवेंद्र भी उसकी ठंडी निगाहों से अचंभित होकर कई कदम पीछे हट गया। शुक्र है कि उसके पीछे खड़े बूढ़े व्यक्ति ने उसका साथ दिया। उसे लगा जैसे ये युवक उससे थोड़ा परिचित है, लेकिन वह याद नहीं कर पा रहा था कि वह कौन था। एल्डमिंग, क्या यह आदमी? एल्डमिंग ने सिर हिलाया और अपनी पुरानी आवाज में कहा, तुमने सही अनुमान लगाया। यह आदमी मेरे जैसा ही है, लेकिन उसकी उम्र को देखते हुए वह शायद हाल ही में इन रैंकों में शामिल हुआ होगा। वह कोई वास्तविक खतरा नहीं है। जब देवेंद्र ने यह सुना तो वह राहत की लंबी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। उसने सम्मानपूर्वक कहा, ऐसी स्थिति में मैं यह आप पर छोड़ता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एल्डमिंग। बाहरी लोगों के लिए एल्डमिंग सिर्फ चेन परिवार के बटलर थे। सिर्फ देवेंद्र ही जानता था कि चेन परिवार में एल्डमिंग का स्थान मार्शल वेस्ट माउंटेन में साधना करने वाले बूढ़े गुरु के बाद दूसरे नंबर पर था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एल्डमिंग एक महान प्राचीन मार्शल कलाकार थे। उनकी शक्तियां पारलौकिक थीं। एक बार देवेंद्र ने अपनी आंखों से एल्डमिंग को अपनी एक उंगली से धरती में दरार बनाते हुए देखा था। वह कितना भयानक था। एल्डमिंग ही मुख्य कारण थे कि पिछले कुछ वर्षों में रिवर सिटी में चेन परिवार की स्थिति लगातार बढ़ रही थी। अध्याय 6। भोज कक्ष में एल्डमिंग कुछ कदम आगे बढ़े और अर्जुन के सामने रुक गए। उन्होंने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और अपने दोनों हाथ अपनी पीठ के पीछे रख लिए। उनके चेहरे पर एक दिखावटी विशेषज्ञ की झलक थी। बेटे, सिर्फ इसलिए बहुत घमंडी मत बनो कि तुमने कुछ चालें सीख ली हैं। मेरी नज़र में तुम चींटी के बराबर तुच्छ हो। राहुल को ये देखकर बहुत खुशी हुई कि एल्डमिंग बीच में हस्तक्षेप करने के लिए आगे आए। वह जानता था कि इस बार अर्जुन अवश्य मरेगा। यदि कोई भी व्यक्ति एल्डमिंग को चुनौती देने के लिए पागल हो जाए तो उसका परिणाम मृत्यु होगा। बड़े मिंग, मैं चाहता हूं कि इस बदमाश को अपने दाहिने हाथ से सजा मिले। राहुल दहाड़ा। एल्डमिंग ने सिर हिलाया और उनकी कर्कश आवाज एक बार फिर सुनाई दी। हम, चेन परिवार, आपसे एक हाथ चाहते हैं। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? अर्जुन अवाक रह गया। उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, क्या झंझट है? एक बार और बकवास की तो मैं तुम्हें जीवन भर के लिए अपाहिज बना दूंगा। उनका बयान पूरे हॉल में सुना गया और हर किसी के कानों तक पहुंचा। स्पष्टता के उस संक्षिप्त क्षण में आधी भीड़ भी अपने आश्चर्य को रोक नहीं पाए और उन्होंने अपने मुंह ढक लिए। एल्डमिंग ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। ओह, घमंडी युवक। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। फिर पूरे बैंक्वेट हॉल में तेज हवा चलने लगी। अचानक वह अर्जुन के सामने प्रकट हो गया। उसने अपनी हथेली से अर्जुन पर प्रहार किया और तेज हवा के झोंके के साथ पतली हवा को चीरता हुआ उसके दाहिने हाथ पर हमला किया।
आज मैं तुम्हें कुएं के मेढक होने का सही अर्थ सिखाऊंगा। टीएन, एक चीनी मुहावरा जो किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसके पास ज्ञान का अभाव है या जो अपने ही बुलबुले में रहता है। अर्जुन ने 9 स्वर्गों की डाक सन तकनीक को जल्दी से लागू किया। सच्ची क्यूई की धारियां उसकी भुजाओं में भर गईं और ऊर्जा उसके डेंटियन में प्रवाहित होने लगी। जो कोई भी ध्यान दे रहा था उसने देखा होगा कि उस समय अर्जुन की हथेलियां चमक रही थीं। भाड़ में जाओ। अर्जुन अपनी हथेली आगे बढ़ा और एल्डम से भिड़ गया। उसी क्षण उनके आसपास की कांच की मेजें टूटकर बिखर गईं। चारों तरफ तेज हवा का झोंका आने लगा। टकराना, कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। एल्डम प्रभाव से उछल पड़े। कमरे में ताज़ा गिरा हुआ खून उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। एल्डम एक हिट केओ। हॉल में इतना सन्नाटा था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई देती। सबकी निगाहें अर्जुन पर टिकी थीं। उसके बगल में शुनयी को अपने हाथों से अपना मुंह ढकते हुए देखा गया। उसकी आंखें सदमे से गोल और चौड़ी हो गई थीं। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। कहीं नजदीकी देवेंद्र और राहुल अपनी जगह पर जमे हुए थे। अजय एल्डम को हराया गया था। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि उसे एक युवा ने हराया था। क्या हुआ? ये कैसे संभव हुआ? फिर भी दोनों के बीच मारपीट के बाद सबसे ज्यादा अविश्वास में रहने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि खुद एल्डम था। कोई भी उस लहर की भयावहता का अंदाजा नहीं लगा सकता था जो उसके दिल की गहराई में गरज रही थी। एल्डम ने अपना सिर ऊपर उठाया और 2 पंक्तियां लिखीं। आप कौन हैं? ये कैसे संभव है कि आपका साधना आधार? मैं कौन हूँ? अर्जुन ने जमीन पर पड़े उस बुजुर्ग व्यक्ति को तिरछी नजर से देखा। उस पल उसका स्वभाव पूरी तरह बदल गया। अर्जुन में जीत की भावना भर गई और वह अपने शिकार की ओर देखने लगा। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसके साथ तुम खिलवाड़ नहीं कर सकते। अर्जुन की आवाज पूरे भोज कक्ष में तूफान के दौरान बिजली की तरह गूंज उठी। किसी कारणवश जब एल्डम ने अर्जुन का उत्तर सुना तो उन्होंने मुंह में ताज़ा खून उगल दिया और बेहोश हो गए। तभी अर्जुन की नज़र चेन परिवार के पिता पुत्र की जोड़ी पर पड़ी। देवेंद्र, क्या आप कुछ और कहना चाहेंगे? उसकी बात सुनकर देवेंद्र का चेहरा पीला पड़ गया। उसे किसी और बात की परवाह नहीं थी और उसने तुरंत राहुल के पैर पर जोरदार लात मारी। धप! इतना कहते ही राहुल घुटनों के बल बैठ गया। मेरे अच्छे सर, अपने बेटे को शिक्षित न कर पाना मेरी गलती है। इस बेकार के बच्चे के साथ आप जो चाहें कर सकते हैं। अपने पिता को उसे बस के नीचे फेंकते देखकर राहुल को आखिरकार पूरी घटना की गंभीरता का एहसास हुआ। उसने जल्दी से अर्जुन से विनती की, मैं सच में नहीं जानता था कि मिस सन तुम्हारी औरत थी। मुझे माफ कर दो। मैं सच में माफ कर रहा हूँ। अर्जुन एक कुर्सी खींचकर ले आया और बैठ गया। फिर उसने राहुल को देखा और उसके होठों के कोने पर मुस्कुराहट थी। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे माफी की जरूरत है? राहुल को लगा कि उसका दिल जोर से धड़क रहा है। अचानक उसे एहसास हुआ और वह जल्दी से सान्या के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने विनती की, मिस सन, मुझे माफ कर दो। मैं गलत था। मैं तुम्हें नीचा दिखाने में, मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। मैं एक कमीना हूँ। मेरा पूरा परिवार कमीनों से भरा हुआ है। माफी मांगते हुए राहुल ने खुद को जोरदार थप्पड़ मारे। वह एक प्रतिष्ठित परिवार में पैदा हुआ था और दूसरों के व्यवहार के अनुसार काम करने में माहिर था। अंकल मिंग हार गए थे और चेन परिवार ने अपना समर्थन खो दिया था। इसलिए उसकी प्राथमिकता खुद को ऐसे राक्षसी प्राणी की मुट्ठी में जिंदा रखना था। सान्या अभी भी पूरी तरह से अपना संयम वापस नहीं पा सकी। एक समय के घमंडी व्यक्ति को अपने सामने घुटने टेकते देख उसे समझ नहीं आया कि उस पल क्या जवाब दे। 1 मिनट के बाद उसने आखिरकार बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, तुम बस जाओ। राहुल की आंखें चमक उठीं। उसने अर्जुन की तरफ देखा और पाया कि अर्जुन ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। वह जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और देवेंद्र के पास जाकर बुदबुदाया, पापा चलो, जल्दी से पुलिस स्टेशन चलते हैं। हम इस बदमाश को परेशान कर देंगे। देवेंद्र ने सिर हिलाया। वह भी उस जगह पर 1 सेकंड भी और नहीं रुकना चाहता था। उसकी पीठ पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी। जब वे दोनों जाने वाले थे तो उनकी पीठ से एक धीमी आवाज सुनाई दी, देवेंद्र, क्या मैंने तुम्हें जाने की अनुमति दी थी? देवेंद्र के कदम रुक गए और उसका पूरा शरीर वहीं जम गया। असमंजस की स्थिति में उसने धीरे से मुड़कर अपने पास बैठे युवक की ओर देखा। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी किसी को नाराज किया हो। घुटनों पर अर्जुन ने दहाड़कर कहा। यदि सान्या उसके बगल में खड़ी न होती तो अर्जुन अपने पूरे शरीर में रक्त पिपासा को व्याप्त कर लेता। भले ही उस दिन की घटना का समाधान हो गया हो, लेकिन 5 साल पहले जो हुआ था वह अभी खत्म नहीं हुआ है। देवेंद्र को लगा कि ताकत की एक तेज लहर उस पर दबाव डाल रही है। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी विशाल पर्वत का भार अपने कंधों पर उठा रहा हो। धप! देवेंद्र घुटनों के बल गिर पड़ा। उस क्षण सभी के चेहरे के भाव बदल गए। पिछली लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो गई थी।
वे समझ नहीं पाए कि क्या हुआ था, सिवाय इस तथ्य के कि अर्जुन एक शक्तिशाली योद्धा था। तो क्या हुआ अगर अर्जुन एक अच्छा योद्धा था? समाज कानून से चलता है। भले ही वह एक अच्छा योद्धा था, लेकिन वह गोलियों से नहीं बच सकता था। हालांकि यह एक पूरी तरह से अलग कहानी थी, क्योंकि देवेंद्र अपने घुटनों पर था। रिवर सिटी में सबसे शक्तिशाली परिवार न होने के बावजूद चैन परिवार का प्रभाव बहुत अधिक था। ऐसे शक्तिशाली परिवार के पीछे समर्थन का मुख्य स्तंभ एक युवा व्यक्ति के सामने घुटने टेक रहा था, जो लगभग 20 साल का था। अगर कोई यह खबर फैला भी दे तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। सबके मन में पहला विचार यही आया कि रिवर सिटी में एक महान परिवर्तन होने वाला है, एक महान एवं संपूर्ण परिवर्तन। सभी की प्रतिक्रियाओं की परवाह न करते हुए अर्जुन खड़ा हुआ और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए देवेंद्र की ओर बढ़ा। अर्जुन के कदम धीमे थे, लेकिन देवेंद्र की आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे मृत्यु का देवता उसके पास आ रहा हो। कुछ ही देर में अर्जुन के कदम रुक गए। उसने ऊपर से देवेंद्र को देखा, जैसे कोई देवता चींटियों के झुंड को देखता है। धीरे से उसने अपना मुंह खोला। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, मुख्य दरवाजा जोरदार धमाके के साथ खुल गया। लगभग 1 दर्जन अधिकारीगण हॉल में घुस आए। जमाना वर्दीधारी लोगों को देखकर देवेंद्र ने अनायास ही राहत की सांस ली। उसकी जान बच गई थी। यद्यपि प्राचीन मार्शल कलाकार अभी भी हुआक्सिया में मौजूद थे, फिर भी वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, उन पर हमेशा प्रतिबंध लगाए जाते थे। इसलिए प्राचीन मार्शल कलाकारों द्वारा आम लोगों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं वर्षों से शायद ही कभी घटित हुई हों। अर्जुन ने अपने आसपास की चीजों को शांत आंखों से देखा, जो व्याकुलता की लहरों से अप्रभावित थीं। बूढ़े बूढ़े ने एक बार उसे हुआक्सिया के बारे में कुछ बातें बताई थीं और अर्जुन को पता था कि प्राचीन मार्शल कलाकार और साधक हुआक्सिया के नियंत्रण में थे। हालांकि अर्जुन को उस दिन प्रतिशोध का खून चखना ही था, चाहे कुछ भी हो। तुम वहां हो जो खड़ा है, मैं तुम्हें अपने घुटनों पर बैठने और अपने हाथों को अपने सिर के पीछे रखने का आदेश देता हूँ। यदि तुम मना करोगे तो मैं तुम्हें मौके पर ही मार डालने के लिए अधिकृत हूँ। ये तुम्हारी पहली चेतावनी है। अध्याय 7। अर्जुन को आश्चर्य हुआ। उसने एक महिला की आवाज सुनी जो उससे बात कर रही थी। वह पलटा और जैसी की उम्मीद थी, उसने अपने सामने एक महिला को पाया। महिला की लंबाई 1.7 मीटर थी और वह एक शानदार वर्दी पहने हुए थी। वह अपने स्लिम फिट कैमो टॉप और स्ट्रेट कट कैमो पैंट में बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी आईडी से अर्जुन को पता चला कि उसका नाम भव्या सिंह है और वह एक सैन्य नेता है। भव्या सिंह ने देखा कि जो आदमी चुपचाप खड़ा था, उसकी छाती को घूरने की हिम्मत थी और वह क्रोधित हो गई। उसने कहा, घुटनों के बल बैठो और अपने हाथ अपने सिर के पीछे रखो। ये दूसरी चेतावनी है। अर्जुन बिना हिले डुले खड़ा रहा। जैसे ही भव्या सिंह उससे तीसरी चेतावनी देने वाली थी, सान्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़कर अर्जुन के हाथ पकड़ लिए। उसने दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर तक उठाया और अर्जुन को घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर दिया। ये सब करने के बाद वह उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गई। उसने अर्जुन से फुसफुसाते हुए कहा, अभी समय नहीं है कि तुम शांत हो जाओ। वे तुम्हें सचमुच मार डालेंगे। बाद में हम पुलिस को अपना बयान देंगे और हमें आज़ाद होकर निकल जाना चाहिए। ये जगह वैसे भी सुरक्षा कैमरे की निगरानी में है। इससे ये साबित हो जाएगा कि तुमने सब कुछ आत्मरक्षा के लिए किया। सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन कुछ भी स्पष्ट करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने केवल सिर हिला दिया। तभी भव्या सिंह को राहत मिली। किसी अज्ञात कारण से उसे लगा कि वह लंबा चौड़ा नौजवान लड़का खतरनाक है। उसने आसपास के इलाके को देखा। साफ था कि झगड़ा हुआ था, लेकिन जब उसने देखा कि देवेंद्र घुटनों के बल बैठा था तो वह वहीं जम गई। आखिर वह घुटनों पर क्यों बैठेगा? वह कोई और नहीं बल्कि चैन परिवार का नेता था। कुछ अफवाहों में तो ये भी कहा गया कि वह एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष था। बिना कुछ सोचे समझे उसने आदेश दिया, लिल जो, यहाँ की सुरक्षा निगरानी फुटेज जब्त कर लो। फिर होटल से उनके अतिथि रजिस्टर की एक प्रति मांग लो। चीफ, बाकी लोगों का क्या हुआ? लिल जो ने पूछा। भव्या सिंह की भौहें फड़क उठीं और उनकी क्रिस्टल जैसी आवाज फिर सुनाई दी, सबको अंदर ले आओ। रात 8 बजे रिवर सिटी स्थित एक इमारत के सामने वाले गेट पर अर्जुन और सान्या आखिरकार वहां से चले गए। इस बार अधिकारियों ने सभी को केवल जांच के उद्देश्य से नहीं बुलाया था, बल्कि वे सभी के बयानों के माध्यम से घटना की पूरी तस्वीर प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। अधिकारियों ने होटल में निगरानी फुटेज भी देखी और घटना के बारे में सामान्य जानकारी जुटाई। हालांकि अधिकारियों को एक अजीब बात पता चली। अर्जुन और चैन परिवार के बूढ़े व्यक्ति के बीच लड़ाई 2 हिस्सों में बंटी हुई लग रही थी। स्क्रीन पर सिर्फ बर्फ का एक बड़ा टुकड़ा बचा हुआ था। फुटेज का वह हिस्सा गायब होने से ऐसा लग रहा था कि अर्जुन अपना बचाव उचित तरीके से कर रहा था, इसलिए वे अर्जुन को नहीं रख सके। सान्या ने गहरी सांसों में बाहर की हवा को अंदर लिया और फिर भावुक स्वर में बोली, बाहर रहना किसी भी चीज से बेहतर नहीं है। मैं इस जीवन में कभी भी उस जगह पर वापस नहीं जाना चाहती।
एक बार जब मैं घर पहुंच जाऊंगी तो मैं निश्चित रूप से सभी बुरी किस्मत को अच्छी तरह से धोने के लिए एक साफ शॉवल लूंगी। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसे अच्छी तरह पता था कि देवेंद्र और उसके बेटे का अस्तित्व सान्या के लिए अभी भी एक टाइम बम की तरह था। एक बार अर्जुन रिवर सिटी छोड़ देगा तो सान्या निश्चित रूप से चेन परिवार के गुस्से का शिकार होगी। 5 साल पहले हुई त्रासदी के बावजूद अर्जुन को सान्या के लिए कदम उठाना पड़ा। अर्जुन ने धीरे से कहा, ऐसा लगता है कि मुझे उन दोनों से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कुछ समय निकालना होगा। क्या? तुमने क्या कहा? तुम किससे मिलने आए हो? सान्या ने उत्सुकता से अर्जुन को थपथपाते हुए पूछा, क्योंकि उसे लगा कि उसने उसे बोलते हुए सुना है। अर्जुन ने अपना सिर खुजलाया और यह कहते हुए अपना आपा खोने की कोशिश की, मैं बस अपने आप से ही सोच रहा था। मैं हाल ही में रिवर सिटी आया हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं रहने के लिए कहाँ जा सकता हूँ। सान्या ने अपने चेहरे पर हाथ मारा। उसे याद आया कि अर्जुन अपने गुप्त फॉर्मूले को बढ़ावा देने के लिए देहात से रिवर सिटी तक आया था। उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए वह निश्चित रूप से होटल का कमरा नहीं खरीद सकता था। अगर पुलिस स्टेशन में देरी न होती तो उसे लगता कि वह बहुत पहले ही अपने गांव लौट गया होता। इन धारणाओं के आधार पर यह उसकी गलती थी कि अर्जुन को ये सब सहना पड़ा। सान्या ने कुछ देर हिचकिचाते हुए कहा, इस बारे में क्या? आप एक रात के लिए मेरे घर पर रुक सकते हैं। मेरे पास एक अतिरिक्त बेडरूम है। ये बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये पार्क में सोने से बेहतर है न? अर्जुन ने अपना चेहरा सान्या की ओर बढ़ाया और मुस्कुराया। डायरेक्टर सन, क्या आपको डर नहीं लग रहा कि मैं अपराधी हो सकता हूँ? या आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं आज बहुत आकर्षक लग रहा हूँ और आप मुझे अपने आप से बदला देना चाहते हैं? सान्या ने अर्जुन की तरफ आंखें घुमाई और घृणा का नाटक किया, उस स्तर के कौशल के साथ। कृपया, यह मुझे आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो क्या तुम रात भर सो रहे हो या नहीं? सो रहा हूँ। बेशक, मैं सो रहा हूँ। तुम्हारा यहाँ कौन आना चाहता है? एक शर्त, तुम सिर्फ एक रात के लिए ही सोओगे। जैसे ही सान्या ने अपनी बात पूरी की उसने तुरंत अपना मुंह ढक लिया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह कितनी फ्लिटिंग लग रही थी। फिर अर्जुन की तरफ देखने और उसके चेहरे पर शरारती भाव देखने के बाद उसने मान लिया कि अर्जुन बुरे विचारों से भरा हुआ है। चूंकि उनकी गाड़ी अभी भी ग्रैंड ड्रैगन लेक होटल के भूमिगत पार्किंग स्थल पर खड़ी थी, इसलिए दोनों के पास होटल तक वापस जाने के लिए टैक्सी किराए पर लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जल्द ही टैक्सी आ गई और वे दोनों कार में बैठ गए। जैसे ही अर्जुन ने टैक्सी का दरवाज़ा बंद किया उसकी नज़र रिवर सिटी पुलिस स्टेशन पर पड़ी। उसे लगा कि कोई 2 आंखें ज़रूर उनका पीछा कर रही हैं। अर्जुन और सान्या के जाने के बाद स्पोर्ट्स ड्रेस पहने एक महिला बाहर आई। ये भव्या सिंह थी, जिसने उस दोपहर अर्जुन को हिरासत में लिया था। खेलकूद की पोशाक भव्या सिंह के कामुक शरीर को पूरी तरह से उभार रही थी। उनकी पूरी तरह से व्यावसायिक पोनीटेल उनके काम के प्रति समर्पण और अनुभव को दर्शाती थी। ये वह महत्वपूर्ण क्षण था जब उनकी सुंदरता सामने आई, ऐसी सुंदरता जो देशों को बर्बाद कर सकती है और लोगों के लिए मुसीबत बन सकती है। वह अपनी कार में वापस लौटी और उसमें रखा लैपटॉप चालू किया। उसने होटल से प्राप्त निगरानी फुटेज को लूप पर चलाया। वीडियो के अंतिम रिप्ले के दौरान उसने वीडियो की गति 100 गुना धीमी कर दी। लोग कहते हैं कि चेन परिवार के किराए के अंगरक्षक सभी सेवानिवृत्त विशेष एजेंट हैं। फिर वे इस आदमी के सामने इतने कमजोर क्यों हैं? क्या ये किस्मत है या यह आदमी वाकई शक्तिशाली है? अचानक उसे कुछ याद आया और उसने तुरंत एक अंतर्राष्ट्रीय फ़ोन कॉल किया। जल्द ही कॉल कनेक्ट हो गई। बड़े भाई, क्या आप किसी मिशन पर हैं? आपको परेशान करने के लिए मुझे खेद है, लेकिन मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। ओह बड़े भाई, क्या आप उस वीडियो को देख सकते हैं जो मैंने अभी आपको भेजा है और उसमें मौजूद युवक का विश्लेषण करने में मेरी मदद कर सकते हैं? मैं आपके कॉल का इंतज़ार करूंगा। भव्या सिंह ने फ़ोन रख दिया और चिंतन में डूब गईं। उसी समय सुदूर यूराल पर्वतमाला में साइबेरिया पर्वत श्रृंखला के ठीक बीच में लगभग 20 वर्ग मीटर में एक छोटा सा घर था। ये साइबेरियाई अभयारण्य हुआक्सिया के रहस्यमय ड्रैगन सोल कमांडो यूनिट का था। घर में हथियारों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित थी। सबसे छोटे खंजर से लेकर सबसे बड़ी बंदूकें और बम तक उन्होंने घर को भय से भर दिया। पूरी तरह से छलावरण थीम वाले परिधान पहने एक मांसल युवक ने नीचे तार के बिस्तर पर बैठते ही फोन रख दिया। अगले ही पल उसकी आंखें केंद्रित हो गईं और उसने धीरे से अपने हाथ को मुट्ठी में बंद कर लिया। लैपटॉप जो उससे 2 मीटर दूर था अचानक गुरुत्वाकर्षण के नियमों को धता बताते हुए हवा में उड़ गया और उसकी हथेली में आ गिरा। ये छोटी सी जूनियर बहन वाकई बहुत परेशान करने वाली है। अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण वह ऐसी छोटी सी जगह पर क्यों जाना चाहेगी? और फिर भी वह छोटे मोटे मामलों को सुलझाने में मेरी मदद मांगती रहती है। ये कितनी परेशानी की बात है। कोई बात नहीं, मैं ड्रैगन सोल कमांडो यूनिट का नेता हूँ। मुझे सुबह से रात तक उसके अनुरोधों से निपटने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मेरे पास करने के लिए कुछ और बेहतर नहीं है।
अपने आप को बहुत डांटने के बावजूद कृतिका ने आज्ञाकारी ढंग से उसका लैपटॉप चालू किया, उसके ईमेल में साइन इन किया तथा भव्य सिंह द्वारा भेजा गया वीडियो डाउनलोड किया। कुछ सेकंड तक वीडियो चलाने के बाद उन्होंने इसे सामान्य लड़ाई करार दिया। उनके चेहरे पर नाराजगी उभर आई। उन्होंने दबी आवाज में कहा, ऐसी बेमतलब की लड़ाई में मुझे क्या विश्लेषण करना है? क्या यहाँ लड़के को अंगरक्षकों के समूह ने पीट पीट कर मार डाला या क्या ऐसा संभव है? उनके हाथों की हरकतों को देखकर कृतिका ने अनुमान लगाया कि ये अंगरक्षक सेवानिवृत्त विशेष एजेंटों से बने हैं। तस्क तस्क तस्क, उसने मन ही मन सोचा। विशेष बलों के कुछ सदस्य एक असहाय युवा लड़के को धमका रहे हैं, कितनी शर्मनाक बात है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वे फुटेज देखकर ऊब गए हैं और उन्होंने एक सैंडविच अपने मुंह में डाल लिया। अचानक उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसकी पीठ सीधी हो गई। उनकी नजरें फुटेज में दिख रहे युवक पर टिकी थीं, यहाँ तक कि उन्होंने उसकी हर हरकत पर नजर रखने के लिए फुटेज की गति भी धीमी कर दी। ये है अध्याय 8। ये है। कृतिका ने फुटेज को कुछ और बार देखा। हालांकि हर बार जब वह वीडियो देखता तो उसके दिल में डर की लहरें और बढ़ जातीं। उसे पता ही नहीं चला कि उसके हाथ में रखा सैंडविच जमीन पर गिर गया था। लैपटॉप की स्क्रीन पर एक युवक का चेहरा स्थिर था। उसके चेहरे पर एक ही समय में अद्वितीय गर्व, आत्मविश्वास और उदासीनता झलक रही थी। वह वीडियो में दिख रहे अर्जुन को बहुत देर तक घूरता रहा और कुछ नहीं बोला। हालांकि उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसे कोई और नहीं समझ सकता था। अपने पूरे जीवन में ये पहली बार था जब उसे डर का एहसास हुआ। इसके अलावा कृतिका को अभी अर्जुन का सामना करना बाकी था। क्या ऐसी भावनाएं वास्तव में धुंधली फुटेज से उत्पन्न हो सकती हैं? कृतिका का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसका सैन्य सेवा का लंबा इतिहास रहा है। उसने 10 साल की उम्र में प्राचीन मार्शल आर्ट का अभ्यास करना शुरू कर दिया था और उसे दुनिया की सबसे सख्त ट्रेनिंग मिली थी। इसलिए उसे मार्शल आर्ट के ज्ञान में महारत हासिल थी जो दूसरों को नहीं थी। हुआ जिया की ड्रैगन सोल कमांडो यूनिट में सफलतापूर्वक शामिल होने के बाद वह एक ही वर्ष में अनगिनत मिशनों पर गया और बहुत ही भयभीत ड्रैगन सोल वॉरवुल्फ बन गया। किसी को नहीं पता था कि उसके दोनों हाथों पर कितना खून लगा होगा। सच तो यह है कि वह मौत की अवधारणा का आदी हो चुका था। फिर भी वीडियो में देख रहा युवक उनके भीतर डर की भावना पैदा करने में कामयाब रहा। बाहरी लोगों ने सोचा होगा कि वह युवक केवल भाग्यशाली था क्योंकि वह कुछ तकनीकें जानता था। हालांकि केवल कृतिका ही जानती थी कि वह युवक एक शक्तिशाली प्राचीन मार्शल कलाकार था। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि वह युवक मार्शल आर्ट का ग्रैंड मास्टर भी बन सकता है जो अपनी क्षमताओं के शिखर पर पहुंच चुका है। मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर होने का क्या मतलब है? एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर एम कंट्री की एक सुसज्जित कमांडो सब यूनिट को पलक झपकते ही नष्ट कर सकता है। 10 मिनट बाद कृतिका ने अपने दिल में महसूस हो रहे सदमे को दबाते हुए भव्य सिंह के मोबाइल पर कॉल किया। जूनियर सिस्टर, मुझे वीडियो में दिख रहे उस युवक से जुड़ी हर चीज चाहिए। अभी, तुरंत। मुझसे मत पूछो क्यों, बस अभी करो। रात्रि 10 बजे, ग्रैंड सिटी अपार्टमेंट्स, रिवर सिटी। सान्या अर्जुन को वापस वहीं ले आई जहां वह रहती थी। यह शहर के बीचों बीच स्थित एक स्टूडियो अपार्टमेंट था जिसमें 2 बेडरूम और एक लिविंग रूम था। यद्यपि यह अपार्टमेंट छोटा था, फिर भी यह घर जैसा ही लगता था। सान्या ने आगे बढ़कर अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। तभी उसकी आवाज अर्जुन के कान के पास गूंजी, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? पिछले 5 सालों से अर्जुन ने अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दिया था। उसने पहले कभी किसी महिला को छुआ तक नहीं था। जैसे ही वह जवाब देने वाला था, सान्या के चेहरे का भाव अचानक बदल गया। उसने अर्जुन को आदेश दिया, मेरे घर पर मुफ्त में रहने की उम्मीद मत करो। जाओ और रसोई में सारे बर्तन धोओ। अर्जुन अवाक रह गया। फिर भी अर्जुन ने आज्ञाकारी ढंग से रसोई के सभी गंदे बर्तन साफ कर दिए। यदि घर पर किसी को पता चल जाता कि कुख्यात रक्तपिपासु बेस्ड ड्रैगन किसी महिला के लिए बर्तन साफ कर रहा है, तो वह यह मान लेता कि वे जमीन पर गिर जाएंगे और तुरंत मर जाएंगे। सच में, अगर सान्या होती तो चाहे वह कितनी भी मांग क्यों न करती, अर्जुन उसे पूरा करना सुनिश्चित करता। वह मल्होत्रा परिवार का अंतिम संस्कार करने के अपने एहसान का बदला चुकाने के लिए ऐसा करता। बर्तन साफ करने के बाद जब अर्जुन लिविंग रूम में लौटा तो उसने सान्या को गायब पाया। उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार उसे कुछ याद आया कि सान्या ने कहा था कि वह कुछ सामान खरीदने के लिए नीचे किराने की दुकान पर जा रही है। लेकिन तभी बाथरूम से पानी के छींटे पड़ने की आवाज आई। इससे साफ पता चल रहा था कि सान्या नहा रही थी। अर्जुन ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। वह सोफे के पास गया और पैर मोड़कर बैठ गया। आखिर लड़कियां नहाने के बाद कम से कम आधे घंटे बाद ही बाहर आती हैं। उसे इस समय का उपयोग अपने कामों में करना चाहिए। हालांकि ऐसा लग रहा था कि अर्जुन का वर्तमान क्षेत्र और साधना आधार सभी को टुकड़े टुकड़े करने के लिए पर्याप्त था। बूढ़े बूढ़े ने उसे जाने से पहले याद दिलाया कि रिवर सिटी एक विशाल भूभाग और समृद्ध संसाधनों वाला देश है। इसलिए यह मान लेना सुरक्षित था कि हमेशा जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा होगा।
वास्तव में उसके जैसे साधक हो सकते हैं जो सार्वजनिक जांच से छिपते हैं। चेन परिवार के एल्डर मिंग एक अच्छा उदाहरण थे। अगर चेन परिवार जैसे रिवर सिटी के छोटे परिवार को एल्डर मिंग जैसे शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा संरक्षित किया गया था, तो जियांगन प्रांत के शक्तिशाली परिवारों के बारे में क्या? राजधानी शहर में रहने वाले व्यक्ति के बारे में तो और भी क्या कहा जा सकता है। अर्जुन ने इस पर और अधिक विचार करने से मना कर दिया और 9 स्वर्गों की डाक सन तकनीक का प्रसार करना शुरू कर दिया। उसके डेंटियन से ट्रू क्यूई की एक धारा रिसने लगी और उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगी। जैसे जैसे उसने अपनी ट्रू क्यूई को और अधिक छोड़ा, ये धीरे धीरे प्रकाश की एक सुनहरी चमक में बदल गई। ऐसा लग रहा था मानो एक विशाल 9 सिर वाला ड्रैगन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा हो। 1 घंटे बाद सान्या गीले बालों और लाल गालों के साथ बाहर निकली। जब उसने अर्जुन को क्रॉस लेग पोजीशन में बैठे देखा तो वह जोर से हंस पड़ी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम उन महान नायकों में से एक होने का नाटक कर रहे हो जो आंतरिक शक्ति का विकास कर रहे हैं? हे महान नायक, ये साधना बंद करो और स्नान करो। कपड़ों के लिए अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मेरा छोटा भाई पिछली बार जब आया था तो उसने अपने कपड़ों का एक सेट छोड़ दिया था। तुम पहले उन्हें पहन सकते हो। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे मुंह में से गंदा सार थूक दिया। फिर उसने सान्या की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम मकान मालकिन हो, तुम्हारी इच्छा ही मेरी आज्ञा है। अध्याय 9। थोड़ी ही देर में अर्जुन मुट्ठी भर कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया और शॉवर चालू कर दिया, जिससे पानी उसके शरीर पर टपकने लगा। सच तो यह है कि जब 5 साल पहले अर्जुन को बचाया गया था तो उसने सोचा था कि वह भाग्यशाली है, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि उसका दुष्स्वप्न अभी शुरू ही हुआ था। शुरू में तो बूढ़े आदमी ने उसे कुछ भी नहीं सिखाया और उसे एक बड़े पिंजरे में फेंक दिया। इसके अलावा पिंजरे में एक विशालकाय बाघ भी था जो 3 दिनों से भूखा था। एक लड़का और एक बाघ, लेकिन केवल एक ही जीवित रह सका। किसी को भी नहीं पता था कि वहां क्या हुआ था। इसी तरह किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि करीब 1 दर्जन साल का एक छोटा लड़का बिना किसी परेशानी के इस मुश्किल घड़ी से बच जाएगा। उसके बाद वह बूढ़ा आदमी अर्जुन को कई जगहों पर ले गया। अपनी यात्रा के दौरान अर्जुन के क्रोध ने जीवित रहने की उसकी इच्छा को और बढ़ा दिया। अर्जुन को एहसास हुआ कि बदला लेने के लिए उसे जिंदा रहना होगा। उसने कसम खाई कि वह क्लाउड लेक मैनर में मौजूद हर एक व्यक्ति को मार डालेगा। अर्जुन अपने कमरे में वापस आया, अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया और कमरे को अंदर से बंद कर दिया। किसी ने यह नहीं देखा कि जैसे ही उसके कमरे का दरवाजा बंद हुआ, अर्जुन एक बिल्कुल अलग व्यक्ति में बदल गया। उसकी खिड़की के बाहर बूंदाबांदी शुरू हो गई। अर्जुन की आंखें खिड़की से बाहर ठंडी निगाहों से देख रही थीं। बरसात की रातें, हत्या के लिए एकदम सही रातें। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम मेरे लिए तैयार हो? चेन परिवार, रिवर सिटी, ब्राइट पल नंबर 1 विला एरिया। चेन परिवार ने 10 साल पहले विला खरीदा था। ये लगभग 1 दर्जन एकड़ में फैला हुआ था, जिसमें बगीचा, स्विमिंग पूल और छुट्टियां एक ही जगह पर थीं। इसमें लगभग $1 अरब का निवेश किया गया था, जिससे यह विला विलासिता का प्रतीक बन गया। हालांकि आलीशान विला में माहौल कुछ अजीब था। देवेंद्र तनावग्रस्त चेहरे के साथ लिविंग रूम में इधर उधर घूम रहा था। उसका मूड बहुत खराब था। राहुल उस आदमी के बगल में सोफे पर बैठा था। थोड़ी देर बाद वह आखिरकार अपना आपा खो बैठा और बोला, पापा, इधर उधर घूमना बंद करो, आपको देखकर मुझे चक्कर आ रहा है। तभी देवेंद्र ने आखिरकार रुककर राहुल का सामना किया। पियाक, राहुल के चेहरे पर जोरदार तमाचा जड़ा। ये सब तुम्हारा दोष है, तुम कमीने। एल्डर मिंग की चोटें बहुत गंभीर हैं और अब वह लगभग मर चुका है। एल्डर मिंग के चले जाने और मेरे बूढ़े पिता के न रहने से चेन परिवार निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। राहुल ने असहमति जताई। पिताजी, मुझे लगता है कि आप इस पूरे मामले पर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। भले ही दादाजी रिवर सिटी में नहीं हैं, लेकिन वे जीवित हैं। हमारे साथ चेन परिवार के साथ कौन उलझने की हिम्मत कर सकता है? एल्डर मिंग वाकई बहुत ताकतवर थे, लेकिन वे दादाजी के पाद से भी कम मूल्यवान हैं। ये सही है पिताजी, क्यों न हम दादाजी को उनकी अलग थलग साधना से व्यक्तिगत रूप से बाहर निकालें। वह बदमाश इतना पागल था, उसने आपको घुटनों के बल पर ला दिया। आप खुद उसका विरोध करने की कोशिश करके आधे बुरे नहीं हैं, है न? देवेंद्र चुप हो गया। उसकी मुट्ठियां कस गईं। वह क्रोध से उबल रहा था। उसका गुस्सा इस हद तक बढ़ गया कि जब भी वह अपनी आंखें बंद करता तो उस बिगड़ैल बच्चे की परछाई उसके दिमाग में उभर आती। उसे भी कुछ परेशान कर रहा था। उसे याद नहीं था कि उसने उस बच्चे को नाराज किया था। फिर भी उस बच्चे ने उसे ऐसे देखा जैसे देवेंद्र पर उसका खून का कर्ज हो। कुछ समय बाद देवेंद्र ने अपना फैसला सुनाया। ठीक है, कल हम सीधे मार्शल वेस्ट माउंटेन के लिए उड़ान भरेंगे। मुझे उस बच्चे का सिर चाहिए। राहुल बहुत खुश था। उसने दांत पीसते हुए कहा, पापा, मैं उस बदमाश के हाथ पैर काट देना चाहता हूँ। अरे, उसे वाकई लगा कि मैं उससे डरता हूँ। और वो सान्या भी। देवेंद्र की आंखें सिकुड़ गईं।
जाहिर है उसने उस दोपहर बैंक्वेट हॉल में उस महिला को देखा था। ऐसी आकृति के साथ उसके साथ खेलना अच्छा रहेगा। जैसे ही पिता पुत्र की जोड़ी अपनी नई खुशी में डूबी, उनके पीछे से एक ठंडी आवाज हवा में गूंजी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत को छूने की सोचने की। उसी क्षण हंसी बंद हो गई। देवेंद्र और राहुल अपनी जगह पर ही जम गए। यह आवाज उन्हें बहुत परिचित लगी। ये शैतान की आवाज थी। ये कैसे संभव था? अर्जुन उन दोनों व्यक्तियों के सामने टहलता हुआ आया और उनके सोफे पर बैठ गया, जबकि वे सब देख रहे थे। उसकी हरकतें देखकर देवेंद्र और राहुल हैरान रह गए। वे अवाक रह गए। कैसे? तुम अंदर कैसे आए? अर्जुन ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने सामने रखे चाय के सेट से खुद के लिए चाय बना ली। उसने चाय को धीरे से अपनी नाक के नीचे घुमाया और उसकी खुशबू को सूंघा। फिर उसने एक छोटा सा घूंट लिया और चाय को धीरे से अपने मुंह में घुमाया। मार्शल वेस्ट माउंटेन बिग रेड रोब। मुझे इसे पिए हुए काफी समय हो गया है। बुरा नहीं है। अर्जुन जितना सहज व्यवहार कर रहा था, चेन परिवार के पिता पुत्र उतने ही भयभीत थे। अज्ञात भय ने उन्हें परेशान कर रखा था। उस क्षण से उन दोनों की जिंदगी एक 20 वर्षीय व्यक्ति के हाथों में बंधी डोर पर टिकी थी। अध्याय 10। देवेंद्र अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने कांपते हुए कहा, क्या? तुम क्या चाहते हो? आज दिन में ही मैं तुम्हारे लिए घुटनों के बल बैठ गया था। तुम हमसे और क्या चाहते हो? तनावपूर्ण माहौल को झेलने में असमर्थ, राहुल फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। भाई मास्टर मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे जाने दें। आपने अभी सान्या के बारे में जो कुछ भी सुना है, वह सब मेरे पिताजी का विचार था। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आपके लिए गाय या घोड़ा भी बन सकता हूँ। देवेंद्र को उम्मीद नहीं थी कि उसका अपना बेटा ऐसे पल में उसे धोखा देगा। वह समझ गया कि मुठभेड़ में बच पाना उसके लिए मुश्किल होगा। इसलिए वह खड़ा हुआ और खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। उसने अपना गला साफ किया और कहा, मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो या तुम कहाँ से हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, चेन परिवार में एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर है। अगर तुम एक भी बाल को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करते हो, मेरा विश्वास करो, एक ग्रैंड मास्टर का क्रोध ऐसा कुछ नहीं है जिसे तुम झेल सको। ग्रैंड मास्टर? अर्जुन मुस्कुराया। आप चेन बाओगुओ के बारे में बात कर रहे हैं जो 10 साल पहले साधना करने के लिए पहाड़ पर चले गए थे, है ना? ये जानते हुए कि अर्जुन समझ गया है कि वह किसकी बात कर रहा है, देवेंद्र ने एक लंबी सांस ली। मैं जानता हूं कि तुम एक प्राचीन मार्शल कलाकार हो। इसके अलावा मैं जानता हूं कि प्राचीन मार्शल कलाकारों पर भी नियम लागू होते हैं। अगर तुम आज मुझे मार देते हो तो तुम एक भी ग्रैंड मास्टर के क्रोध का सामना नहीं करोगे। तुम्हारा पीछा किया जाएगा और संगठन द्वारा तुम्हें खत्म कर दिया जाएगा। अगर हमें कुछ हो गया तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम जिंदा बच जाओगे? ओह, अब हो गया। अर्जुन ने अपना सिर उठाया। उसके होठों पर एक हंसी लटकी हुई थी। अचानक अर्जुन ने हरकत की। अपनी हथेली में उसने आसपास की हवा को संघनित करके एक सफेद ऊर्जा बाण बनाया। हवा के झोंके ऊर्जा बाण के चारों ओर तेजी से उड़े और भागते हुए राहुल की ओर बढ़े। चुप! तीर राहुल के गले में जा लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। अब आप मेरे बारे में क्या कह रहे थे? अर्जुन की धीमी आवाज पूरे विला में गूंज उठी। देवेंद्र का चेहरा खून से लथपथ था। उसने अपने अविचल बेटे की ओर देखा और उसे एहसास हुआ कि वह मौत से नहीं बच पाएगा। उसने सोफे को पकड़कर अपना वजन संभाला और उसमें धंस गया। ऐसा लगा जैसे वह रातों रात 10 साल बूढ़ा हो गया हो। मुझे पता है कि मैं आज मर जाऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे कोई कारण बता सकोगे कि तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। क्यों हम कभी एक दूसरे से नहीं मिले? अर्जुन जोर से हंसा और उठकर देवेंद्र की ओर चलने लगा। सामने खड़े अर्जुन ने देवेंद्र को घूर कर देखा। तभी अर्जुन की आवाज गूंजी, मानो 9 स्वर्गों के देवता बात कर रहे हों। किंवदंतियों के अनुसार स्वर्ग 9 अलग अलग आकाशों से बना है। आकाश में सबसे ऊंचा बिंदु और 8 अन्य दिशाओं के आकाश। ओह, हम कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ देवेंद्र, क्या तुम्हें 5 साल पहले क्लाउड लेक मैनर में आयोजित भोज याद है? मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूँ देवेंद्र, क्या तुम्हें वह दंपति याद है जो 5 साल पहले मर गया था? मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछता हूँ देवेंद्र, क्या तुम्हें याद है कि 5 साल पहले तुमने अपने जहरीले मुंह से कितना जहर उगला था? अर्जुन की आवाज देवेंद्र के कानों में गूंजी। देवेंद्र मौके पर ही जम गया। बेशक देवेंद्र को वह सब याद था। 5 साल पहले क्लाउड लेक मैनर में आयोजित एक सभा के दौरान जो कुछ हुआ, वह रिवर सिटी के अनगिनत परिवारों के लिए एक दुस्वप्न था। वहां उन्होंने एक परिवार का सफाया होते देखा। तब से वे सभी उस आदमी की छाया से भयभीत होकर भय में जीने लगे। उसके एक झटके से सब कुछ नष्ट हो गया। ये भयानक था। अचानक जैसे उसे कुछ याद आ गया हो, देवेंद्र ने अपना सिर उठाया।
पुतलियां फैलाकर उसने अर्जुन की ओर उंगली बढ़ाई और कहा, तुम मल्होत्रा परिवार के वो कूड़ा हो, वही अर्जुन जो नदी में गिर गया। ये कैसे संभव है? क्या तुम्हें मर जाना चाहिए था? देवेंद्र के हृदय की गहराइयों में जो आघात और आश्चर्य की लहर दौड़ गई थी, उसे कोई नहीं समझ सका। मल्होत्रा परिवार का वह कचरा फिर से जीवित हो गया था। इसके अलावा वह एक भयानक साधना आधार से लदे शरीर के साथ रिवर सिटी लौट आया। वह वही था, वह बदला लेने के लिए यहाँ आया था। इसके अलावा वह देख सकता था कि पूरा शहर जल्द ही उजड़ जाएगा। अर्जुन ने झुककर अपना चेहरा देवेंद्र के कान के पास रखा और फुसफुसाया, मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूँ। असल में मैं कोई प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट नहीं हूँ जैसा कि तुम सब दावा करते हो। मैं तो बस एक साधक हूँ। आपकी नज़र में शायद प्राचीन मार्शल कलाकार शक्तिशाली हैं, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि हम साधकों के लिए पूरा हुआक्सिया या यहाँ तक कि पृथ्वी भी धूल के समान महत्वहीन है। चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली हो, भले ही तुम्हारे पीछे कोई मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर खड़ा हो या फिर पूरा कबीला हो, मैं अर्जुन तुम सबको काट डालूंगा। जैसे ही उसका वाक्य समाप्त हुआ, अर्जुन के चारों ओर दुर्भावनापूर्ण क्यूई का एक मजबूत प्रवाह घूमने लगा। दुर्भावनापूर्ण क्यूई ने अर्जुन के शरीर को घेर लिया और वह रक्त लाल रंग में चमक उठा। एक क्षण में उसका हाथ रक्त ड्रैगन के समान आकार में परिवर्तित हो गया और देवेंद्र की छाती में घुस गया। समवर्ती रूप से मार्शल वेस्ट माउंटेन की चोटी पर एक अलौकिक बुजुर्ग दांव पाओ टियन, चीन के मिंग राजवंश में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक औपचारिक परिधान पहने हुए पैरों को मोड़कर बैठे थे। जब ध्यान से देखा गया तो पता चला कि बुजुर्ग हवा में तैर रहे थे। उनके नीचे 8 त्रिग्राम सरणी के आकार की रोशनी की चमक निकल रही थी। दांव पाओ में सबसे बड़े व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि चेंग गुओबाओ थे, जो चेन परिवार के महान पुराने मास्टर थे। तमाम तूफानों का सामना करने के बाद महान दादा बूढ़े गुरु ने जियांगू, तमिलनाडु, जियांगू, इसका शाब्दिक अनुवाद झीलें और नदियां है, लेकिन यह मार्शल कलाकारों के समुदाय को संदर्भित करता है, से हटने का फैसला किया ताकि अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित कर सकें। पलक झपकते ही 10 साल बीत गए। उस समय स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा ने चेन बाओगुओ के दानतियान को भर दिया और उनकी साधना का आधार तेजी से बढ़ गया। ये स्पष्ट था कि वह एक सफलता प्राप्त करने वाला था। इस महत्वपूर्ण क्षण में हवा जोर से चलने लगी। बुजुर्ग की आंखें खुल गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने मुंह से ताज़ा खून थूका। उसके चारों ओर स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत बिखर गई। यहाँ तक कि उसके नीचे स्थित 8 त्रिग्राम सरणी भी बिना किसी निशान के गायब हो गई। कई सेकंड के बाद एक बूढ़े आदमी की कर्कश आवाज दहाड़कर पूरे मार्शल वेस्ट माउंटेन में गूंज उठी, कौन? वह कौन था? मेरे परिवार के लोगों को मारने की हिम्मत किसने की? और 10 साल की नींव को नष्ट कर दिया जो मैंने रखी थी। मैं चेन बाओगुओ स्वर्ग की कसम खाता हूं कि मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारा शिकार करूंगा और फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारी आत्मा को नष्ट कर दूंगा। वह मौन की रात थी। अर्जुन अपनी साधना से जल्दी उठ गया। शुरू में वह कुछ और समय साधना करना चाहता था, हालांकि हुआक्सिया में आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी तुलना में बहुत कम थी। उस समय उसके लिए अपनी साधना के आधार को सुधारना असंभव था। ऐसा लगता है कि मुझे कुछ औषधीय गोलियां और अमृत बनाने का तरीका खोजना होगा। अर्जुन ने अपना कैनवास बैग खोला, जो वह हर जगह अपने साथ लेकर जाता था। बैग में सिर्फ 2 चीजें थीं, एक बुरी तरह से मुड़ी हुई तस्वीर और एक काली चट्टान। वह फोटो उसे बचाए जाने और मल्होत्रा परिवार के घर लौटने के 1 साल बाद मिली थी। जहां तक ब्लैक रॉक की बात है तो यह उसके पिता की ओर से उसके 11 साल के जन्मदिन पर उपहार था। ऐसा कहा जाता है कि यह मल्होत्रा परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक बहुमूल्य विरासत थी। उस समय अर्जुन ने इस बात को दरकिनार कर दिया। उसे लगा कि परिवार की विरासत के रूप में एक साधारण पत्थर लेना अविश्वसनीय है। एक सहज लहर के साथ उसने पत्थर को अपने बिस्तर के नीचे फेंक दिया। उसे यह पत्थर तभी याद आया जब उसके पिता पर कोई विपत्ति आई। उस दिन के बाद से उसने पत्थर को हमेशा अपने पास रखा। अगले सप्ताह पिताजी और माँ की पुण्यतिथि है। मुझे तब डिवाइन स्टोन हिल पर उनसे मिलने जाना चाहिए। जैसे ही अर्जुन उस पत्थर को अपने कैनवास बैग में वापस रखने वाला था, उसने अपनी आंख के कोने से पत्थर पर लिखे छोटे छोटे शब्दों की एक पंक्ति देखी। शब्द इतने छोटे थे कि पिछले कुछ वर्षों में उसने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। अर्जुन ने चट्टान को अपने चेहरे के करीब रखा और पारंपरिक चीनी लेखन की कुछ पंक्तियों को ध्यान से देखा। हालांकि अस्पष्ट, लेकिन वह चट्टान पर लिखे शब्दों को समझ सकता था। ये पत्थर और टपकता खून जैसे अक्षर जैसा लग रहा था। क्या यह मुझसे कह रहा है कि स्वामित्व का दावा करने के लिए मैं इस पर थोड़ा खून टपका दूं? बिना किसी देरी के अर्जुन ने अपने खून की एक बूंद बाहर निकाली और उसे काले पत्थर पर टपका दिया। अचानक उसके मस्तिष्क में सूचनाओं की एक लहर दौड़ गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग फट जाएगा। वह एक किसान होकर भी ये दर्द सहन नहीं कर सका। अरे, ये दुनिया में क्या है? अर्जुन जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया।
अध्याय 11 उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी खुली जगह पर पहुंच गया हो। अधिक सटीक रूप से कहें तो कब्रिस्तान में। उसके चारों ओर का वातावरण अत्यंत अंधकार में ठंडा और भयानक था, मानो वह पाताल लोक की सबसे गहरी परतों में प्रवेश कर गया हो। एक नज़र में वह लगभग 100 काले कब्र के पत्थर देख सकता था, जो एक साथ कसकर दबाए गए थे। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि कब्रों के पत्थरों के चारों ओर हजारों हजारों तलवारें लगी हुई थीं, मानो एक बहुत बड़ी संरचना बना रही हों। काले कब्र के पत्थर इस संरचना का बिल्कुल मध्य भाग थे। धरती पर यह क्या है? अर्जुन ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि धरती कांपने लगी। सैकड़ों कब्रों के पत्थर भी हिलने लगे और उसके तुरंत बाद हजारों हजार तलवारें जमीन से उछलकर आसमान में चली गईं। छवि भव्य एवं विस्मयकारी थी। इससे पहले कि अर्जुन संभल पाता, एक कर्कश आवाज आसमान में गूंजी, एक साधारण लोकवासी की हिम्मत कैसे हुई संसार के कब्रिस्तान में कदम रखने की? क्या तुम मरने की इच्छा रखते हो? तुम कब्र के सबसे कमजोर पत्थर को भी हिला नहीं सकते। भाग जाओ। इसके साथ ही अर्जुन को कब्रिस्तान से बाहर निकाल दिया गया और वह फिर से बाहरी दुनिया में जाग उठा। अर्जुन ने अपने हाथों में काले पत्थर को देखा, आश्चर्यचकित होकर। क्या ये वही प्राचीन जादुई खजाना हो सकता है जिसके बारे में बूढ़े ने बताया था? उस आदमी ने जो कहा उसके अनुसार, क्या इसका मतलब यह है कि एक बार उसकी शक्तियां एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाएं, तो वह कब्रों के अंदर मौजूद शक्तियों के जुनून को जगा सकता है? ये कैसा मजाक है? वहां 100 कब्रें थीं, क्या वाकई उनके पीछे 100 शक्तियां हो सकती हैं? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सान्या की आवाज बाहर से आई। क्या तुम अभी तक जाग रहे हो? अगर तुम अभी भी बिस्तर पर हो तो मैं अंदर आ रही हूँ। मैंने सुना है कि तुम सभी मर्दों को सुबह की लकड़ी की जरूरत है, लेकिन मैं इसकी परवाह नहीं करने वाली। उस परिचित आवाज को सुनकर अर्जुन के अंदर गर्माहट का एहसास हुआ और उसने अपने दिल की उथल पुथल को शांत करते हुए काले पत्थर को छिपा दिया। वैसे भी वह अभी भी काफी मजबूत नहीं था। वह इस पत्थर के रहस्यों की जांच करते समय धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला था। उसने दरवाजा खोला और तुरंत सान्या को काम के लिए तैयार देखा। शायद ये कल की असहजता के कारण था, लेकिन सान्या ने कुछ हद तक उसकी नजरों से परहेज किया और उसका चेहरा थोड़ा लाल था। ये बेहद मनमोहक था। सान्या, तुम मेरे प्रति इतनी दयालु हो कि अचानक मैं अब यहाँ से जाना नहीं चाहता। मुझे क्या करना चाहिए? क्या तुम मुझे यहाँ और अधिक समय तक रहने दोगी? मैं तुम्हारे लिए हर दिन बर्तन धो सकता हूँ और चूंकि सर्दियों में ठंड बढ़ने वाली है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बिस्तर भी गर्म कर सकता हूँ। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। सान्या खाने की मेज पर गई और कांजी का एक घूंट पीते हुए उसने अर्जुन की तरफ देखा। तुम मुफ्त में खाना चाहते हो और मेरे बिस्तर पर चढ़ना भी चाहते हो। मैं बिस्तर पर बिल्कुल गर्म हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए मैं तुम्हारी सेवाएं लेने से मना कर दूंगी। अर्जुन की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से अपना रुख बदला। तुम मेरा बिस्तर भी गर्म कर सकती हो। अगर मैं तुम्हारी लंबी टांगों को गले लगाकर सो जाऊं, तो मुझे यकीन है कि मैं सोने में बहुत खुश हो जाऊंगा। एक दिन साथ बिताने के बाद सान्या को अर्जुन के व्यक्तित्व का भी पता चल गया था। वह कुछ भी कह सकता था, लेकिन उसका दिल सही जगह पर था। उसने कुछ सोचा और गंभीरता से कहा, ठीक है, अगर तुम यहाँ स्थायी रूप से रहना चाहते हो तो मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले, तुम्हें अपना किराया अग्रिम रूप से देना होगा। दूसरे, हर हाल में मुझे पहले शौचालय का उपयोग करने का अधिकार है। तीसरे, तुम्हें रसोई में सभी कटलरी धोने के साथ साथ कपड़े भी धोने होंगे। मैं तुम्हें इस पर सोचने के लिए कुछ घंटे देती हूँ, बेटा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी भी करती, अर्जुन ने तुरंत कहा, ठीक है, लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, तो क्या मैं इसके बदले में तुम्हें कुछ दे सकता हूँ? सान्या ने हार मान ली। क्या सचमुच उसके पास एक पैसा भी नहीं था? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे इस आदमी के जीवन यापन का खर्च भी उठाना पड़े? उसने अर्जुन के चेहरे की विशेषताओं को देखा। वह थोड़ा अच्छा दिख रहा था। जहां तक उसके फिगर की बात है, तो उसने कल रात हर चीज को ध्यान से देखा था। वास्तव में उसके पास 8 पैक थे। दूसरे शब्दों में, वह बिल्कुल वैसा ही था जिसे ऑनलाइन लोग बॉय टॉय कहते थे। जब सान्या का मन भटक रहा था, अर्जुन ने एक रुमाल ढूंढा और उस पर कलम से कुछ पंक्तियां लिख दीं। यह एक शुरुआती स्तर की सौंदर्य गोली का फॉर्मूला था। यद्यपि यह एक निम्न स्तरीय संस्करण था, फिर भी यदि वह इसे बेच देता तो यह एक सूचीबद्ध कंपनी को बचाए रखने के लिए पर्याप्त था। अर्जुन ने जब इसे लिखना समाप्त कर लिया, तो उसने नैपकिन को सीधे सान्या के हाथों में थमा दिया। तो यह एक शुरुआती स्तर की सौंदर्य गोली का सूत्र है और मैंने इसे थोड़ा संशोधित किया है। आप एक सौंदर्य प्रसाधन समूह के निदेशक हैं, है न? ये सूत्र अपने शोध विभाग को दिखाएं, उन्हें पता होगा कि क्या करना है। सान्या दंग रह गई। अपने हाथ में नैपकिन को घृणा से देखते हुए उसने उत्सुकता से कहा, मुझे मत बताओ, क्या तुम इस नैपकिन से 1 महीने का किराया चुकाने की कोशिश कर रही हो? अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और अपनी उंगली उठाई। मैं इस फॉर्मूले को 1 महीने के किराए और 3000 रुपये के बदले में बेचना चाहता हूँ।
अगर मैं दिवालिया न होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता, और इसे मैं आपको मुझे अपने साथ रखने के लिए चुकाने का अपना तरीका मानता हूँ। बस आपको बता दूं कि यह फॉर्मूला कम से कम 10 मिलियन का है। इसे कभी भी 10 मिलियन से कम कीमत पर न बेचें। पफट। सान्या का गला लगभग थूक से घुट गया। वह अपनी आंखें फाड़कर अपने सामने खड़े युवक को देखने लगी, ये देखने की कोशिश कर रही थी कि कहीं वह मजाक तो नहीं कर रहा। हालांकि वह पूरी तरह गंभीर था। खैर, लानत है, इस बार उसने एक सचमुच अजीब व्यक्ति को अपने साथ ले लिया था। क्या वह सचमुच सोचता था कि नैपकिन पर लिखे कुछ शब्द 10 लाख डॉलर के बराबर हैं? ये तो सचमुच पागलपन था। उस पल सान्या की अर्जुन के प्रति धारणा बहुत खराब हो गई। वह अर्जुन को नापसंद करने लगी। यदि यह आदमी उसके पिछले सहपाठी जैसा न दिखता होता तो वह उसे बहुत पहले ही बाहर निकाल चुकी होती। 1 मिनट बाद सान्या ने आह भरी और अपने हाथ में पकड़ा नैपकिन अपनी ब्लाउज की जेब में डाला तथा 3000 रुपये निकालकर अर्जुन को थमा दिए। वास्तव में, मैं जानता हूं कि तुम सभी पुरुषों में बहुत बड़ा अहंकार है, लेकिन तुम्हें इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें 3000 दे सकता हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम अपने उस विशाल सिर को वापस ठोस जमीन पर ला सकोगे। इस पैसे का इस्तेमाल करो और कोई अच्छी नौकरी ढूंढो। इसके अलावा तुम यहाँ सिर्फ 1 महीने तक रह सकते हो। 1 महीने के बाद तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो और इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं होगा। अभी के लिए बस इतना ही। मैं थक गया हूँ और मुझे काम पर जाना है। अतिरिक्त चाबियां मेज पर हैं। सान्या ने अपना बैग उठाया और निराशा के भाव के साथ बाहर चली गई। इस आदमी को जल्द ही समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा। होह। अर्जुन ने सान्या के जाते समय उसकी पीठ देखी और असहायता से अपना सिर हिलाया। सान्या, ओह सान्या, तुम मुझे कम आंक रही हो। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी जेब में रखे उस कागज की कीमत कितनी है। अर्जुन को यह घटना जल्दी ही याद आ गई और उसने एक बार फिर काला पत्थर उठा लिया। उसे अपने हाथ में थामे हुए वह उस दूसरी दुनिया का स्पष्ट सा एहसास कर सकता था। हालांकि चाहे उसने कुछ भी किया हो, वह अंदर नहीं जा सका। लगता है मैं अभी उतना मजबूत नहीं हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी खुद को निखारना होगा। मैं अगले कुछ दिनों में उस चीज को निखार लूंगा। अभी अर्जुन की पहली प्राथमिकता कुछ पैसे कमाना था। ये 3000 रुपये उसकी खेती के लिए जरूरी जड़ी बूटियों की कीमत के सामने कुछ भी नहीं थे। क्या उसे बाहर जाकर किसी और के लिए काम करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अर्जुन कभी किसी से वेतन नहीं लेगा, इस जीवन में तो बिल्कुल नहीं। ऐसी स्थिति में वह और क्या कर सकता था? क्या वह उद्यमी बन सकता था? उसके पास जो सूत्र थे वे उसके लिए अपना खुद का साम्राज्य शुरू करने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन इसमें बहुत अधिक समय और संसाधन खर्च होते। अब उसे तेजी से पैसा कमाने की जरूरत थी और जितना तेजी से वह ऐसा करेगा उतना अच्छा होगा। क्या उसे अपने फॉर्मूले बेचने चाहिए? ये भी काम नहीं करेगा। सान्या को भी उस पर विश्वास नहीं था, तो और कौन करेगा? तो क्या उसे दूसरों को भी ठीक करना चाहिए? जब यह विचार अर्जुन के मन में आया तो उसने ताली बजाई और अपना मन बना लिया। फिर भी डॉक्टरों को आजकल सर्टिफिकेट और बायोडेटा की जरूरत होती है, इसलिए वह कभी अस्पताल नहीं जा पाएगा। अभी वह बस सड़क किनारे स्टॉल लगा सकता है। अर्जुन ने तुरंत कार्रवाई की। सबसे पहले उसने नीचे की एक दुकान पर जाकर अपने लिए कुछ बैनर बनाए, जिन पर हुआत्वो, वन, पुनर्जन्म, ईश्वर के हाथ और इसी तरह के अन्य दावे लिखे थे। उसके बाद उसने चांदी की कुछ सुइयों के सेट और उपचार के लिए आवश्यक कुछ अन्य उपकरण खरीदे। अंततः उन्होंने उस क्षेत्र का भ्रमण किया और अपना स्टॉल शुरू करने के लिए सबसे अच्छी जगह का फैसला किया। वह सिटी नॉर्थ पार्क जा रहा था। सिटी नॉर्थ पार्क रिवर सिटी के 3 प्रमुख पार्कों में से एक था और अंदर एक विशेष शॉपिंग स्ट्रीट भी थी जहां अच्छी संख्या में लोग आते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वहां बहुत से लोग भाग्य कथन और प्राचीन वस्तुओं की बिक्री करने वाले स्टॉल लगाते थे, इसलिए वहां जाने वाले लोग शायद पारंपरिक चीनी चिकित्सक पर भी विश्वास करते थे। एक बार जब उसने अपनी प्रतिष्ठा बना ली तो ग्राहक उसके पास आते ही रहेंगे। बाकी दिन अर्जुन ने दुकान लगाने की तैयारी की।